वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और मैं लेके आई हूं वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के मैम? वही चैप्टर जो हम कंटिन्यूशन में पढ़ रहे थे, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कौन से प्लेटफॉर्म पे? इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम इसी का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। मतलब कौन सा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक उठाओ, जहां जहां स्टार बोलूंगी बनाते चलो। नोट्स भी अपने साथ बनाते रहना, क्योंकि जो जो कीवर्ड्स है उसका पूरा तुम्हारा अलग से नोट्स बन जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस बार के पहले क्वेश्चन से। अब बोलोगे मैम 34 से बाकी के 33 कहां गए? वो सारे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो घबराओ मत, सही चल रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे वही पैटर्न से। क्या करते हैं मैम? हम कीवर्ड को अंडरलाइन करते हैं, फिर 5 सेकेंड्स लेते हैं, उससे रिलेटेड जो जो कुछ याद आता है सब बोल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पता जो तुमने रिवाइज किया हो वही पूछ रहे हो। चलो, state how was agrobacterium tumefaciens being made as a cloning vector to transfer DNA to plant। तो याद करो, वो पूछ रहे बताओ कैसे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन है जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हमने क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर याद होगा जब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो जो नेचुरल जेनेटिक मटेरियल दूसरे में पास कराने का काम कर रहा है या नेचुरल रिकॉम्बिनेंट जैसा जो यूज कर रहा है वो कौन था? ओरिजिनली कौन था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन। अब हमको समझ में, अच्छा ये क्या कर रहा है? ट्यूमर तो कॉज कर रहा है और फिर बीमारी कॉज करता है। तो और उसी वजह से इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन का जो डीएनए है वो कहां एंटर हो जाता है? प्लांट के सेल्स के अंदर, जो डीएनए है उसके अंदर, और फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है। हमको लगा, हमको मतलब मेरे को नहीं, तुमको भी नहीं, साइंटिस्ट को लगा अरे ये तो बहुत कमाल की चीज है, तो काम करते हैं इसी को अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं। याद करो मैंने बताया था इंसान बहुत मतलबी है, तो इंसान ने क्या किया? यही सेम तरीका चलते रहने दिया, पर जहां पे वो ट्यूमर कॉजिंग जीन है उसको हटा दिया, वही मॉलिक्यूलर सिजर से काटा, हटा दिया और उसकी जगह पे अपने चॉइस ऑफ डीएनए का यूज कर लिया। हो गया रिकॉम्बिनेशन के लिए काम करने के लिए। देखो जरा वापस अंडरलाइन कर रही हूं, सारे वो क्या रहेंगे तुम्हारे? कीवर्ड। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट हाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन बीन मेड एज अ यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए टू प्लांट। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को फ्रेम आउट करने का, हाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन इज अ एक्सीलेंट मॉडल फॉर क्लोनिंग वेक्टर, या फिर गिव illustrate with the help of example या give in detail the functioning of agrobacterium tumefaciens। या फिर अब ये भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे a cloning vector suitable for plant, ठीक है, प्लांट सेल। इतना है समझ में? क्वेश्चन एक ही है, आंसर क्वेश्चन 3 है, आंसर एक ही है। क्वेश्चन बेसिकली पूछ वही रहे, पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ, The bacterium agrobacterium tumefaciens is known to be natural vector। अभी मैंने बोला नेचुरली वो रिकॉम्बिनेशन करवा रहा था, नेचुरली अपना डीएनए काट के प्लांट के सेल में भेज रहा था, फिर बोल रहा था अब प्रोड्यूस करो जो जो मेरे को चाहिए, ठीक है। प्रोड्यूस हो रहा था, फायदा उसी का हो रहा था, पर उस केस में वो प्लांट बीमार, बहुत बीमार हो रहा था। तो प्लांट अनफॉर्चुनेटली या तो ग्रो नहीं कर पा रहा था या तो डाई हो जा रहा था, मर जा रहा था। तो हमने क्या बोला? हम ये बीमार, बहुत बीमार करने वाला जीन हटा देंगे और उसकी जगह पे ले आएंगे हमारा काम वाला जीन। देखो, the bacterium agrobacterium tumefaciens is also known to be natural vector capable, अब यहां से काम की लाइन है, capable of passing its DNA to plant and induce ट्यूमर बाय इंटीग्रेटिंग इट्स डीएनए विद द होस्ट जीनोम। तो ये तो नेचुरली वो कर ही रहा था, उसने बोला ले मेरा जीनोम, किसको? प्लांट को, और अब तू क्या करेगा? मेरा ही प्रोडक्शन में मदद करेगा, वो प्रोटीन्स बनाएगा जिससे मेरी ग्रोथ होगी, जिससे ट्यूमर की ग्रोथ होगी। अनफॉर्चुनेटली प्लांट मर जाता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। अब हमने क्या किया? अब हमने चतुराई की है ना। द ट्यूमर कॉजिंग जीन इन द प्लाज्मिड ऑफ दिस बैक्टीरियम इज रिप्लेस। तो ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसी लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे बोलोगे?
which property has been removed from a natural vector and used significantly for benefiting human activity, human gene या for the plant growth, कुछ भी ऐसे सब बकवास लिखा रहेगा। मतलब वो पूछ रहे बताओ कौन सी चीज हटा दी गई है प्लांट सेल में जो नेचुरल वेक्टर काम कर रहा था। देखो अब उन्होंने ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन का नाम भी मेंशन नहीं किया, पर क्या मेंशन किया उन्होंने, नेचुरल वेक्टर। तो यहाँ का पहला तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन का पहला कीवर्ड क्या रहा कि वो क्या है, नेचुरल वेक्टर। दूसरा वो कैसे काम कर रहा है, बोलोगे मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन क्या है, सबसे पहले किसको इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट सेल को। ठीक, अगर प्लांट सेल के अंदर तुमको डीएनए ट्रांसफर करवाना है तो भी तुम किसका यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन का। क्या है वो, एक नेचुरल वेक्टर, तो नेचुरल वेक्टर के नाम से भी क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्या कर रहा है वो, नॉर्मल में ही अपना डीएनए किसको पास कर रहा है, प्लांट को, और क्या फॉर्म करवा रहा है, ट्यूमर फॉर्म करवा रहा है, जो कहां लिखा है, देखो पासिंग इट्स डीएनए टू प्लांट एंड इंड्यूस ट्यूमर बाय, इंड्यूस मतलब करवा रहा है, क्या करके, इंटीग्रेट करवा रहा है खुद का डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने उसका ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा डाला। द ट्यूमर कॉजिंग जीन in the plasmid of this bacteria is replaced by gene of interest and now used as a cloning vector to transfer the DNA to the plant। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है, हर लाइन एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब नोट्स बनाओ तो लिखो जरा कि अगर डायरेक्ट प्लांट सेल में तुम्हें रिकॉम्बिनेशन करवाना है, कोई फॉरेन डीएनए इंजेक्ट करवाना है, तो तुमने ऑलरेडी जीन गन पढ़ा हुआ है, बायोलिस्टिक जिसको बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तुम क्या यूज कर सकते हो, नेचुरल वेक्टर, जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे, उसमें जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है, ये लिखा है ना, ट्यूमर कॉजिंग जीन को क्या करोगे, उसके प्लाज्मिड, बैक्टीरियम के अंदर जो प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया है तुम्हारा, ठीक है, ये ऐसा हुआ उसका फ्लैजेला, ये हुआ उसका जीनोमिक डीएनए, और ये क्या हुआ उसका सर्कुलर डीएनए, जो क्या है, कुछ और नहीं भैया, प्लाज्मिड है। ठीक है, ये हुई उसकी सेल वॉल, ये हुआ फ्लैजेला, ठीक है, ये हुआ उसका जीनोमिक डीएनए। पर तुम्हें जीनोमिक डीएनए का कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है, तुमको क्या काम है, इस चीज का काम है। तो तुमने उसमें से वो जीन जो क्या कर रहा था, बीमार, बहुत बीमार कर रहा था, उसको हटा दिया, अपना चॉइस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, बस हो गया शुरू, याद रहेगा। तो ये एक लाइन, आखिरी वाली जो 3 लाइन है, उस पर एक इटसेल्फ एक अलग क्वेश्चन फ्रेम आउट होके आएगा, ये बनेगा रीजनिंग का क्वेश्चन। और याद रखो मैंने बताया था जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे सेक्शन बी में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बी का भी क्वेश्चन आ सकता है। मूव करें अगले इस पे, तो क्या किया वापस इसमें से मैम, याद क्या करना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन जो यूज करते हैं डीएनए को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो है एक नेचुरल वेक्टर, नेचुरली वो बीमार करने के लिए, ट्यूमर कॉज करने के लिए क्या कर रहा था, अपना डीएनए तोड़ के प्लांट के सेल में डाल रहा था, बनवा रहा था और बोल रहा था आप ट्यूमर बनाओ या प्रोटीन बनाओ जो इस ट्यूमर को सपोर्ट करे। हमने क्या किया, वो जीन जो पास ऑन कर रहा था नॉर्मली ही ये बैक्टीरिया, हमने वो ट्यूमर कॉजिंग जीन को कट करके हटा दिया, उसकी जगह पे क्या डाल दिया, हमारे चॉइस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बोला बाकी का प्रोसेस करने दो। तो हमारे प्लांट में जो भी हम क्वालिटी चाहते थे, जो भी प्रोटीन, जो भी फिनोटाइपिक चेंज चाहते थे, वो आ गया। क्यों, क्योंकि उसमें जीनोटाइपिक चेंज आया। चलो इतना आया समझ में, मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 35, What are the 2 मेथड, ठीक है 2 मेथड पूछ रहे हैं फॉर करेक्टिंग एडीए डेफिशिएंसी इन अ चाइल्ड। तो तुमने पढ़ा है पहला वाला क्या है, जीन थेरेपी, तो वो तो मैम वैसे ही याद है। दूसरा कौन सा है, तो देखो जीन थेरेपी, पर जीन थेरेपी किस तरीके से, या तो तुम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करो, मतलब उसका डीएनए निकालो पर उसमें जो जीन मतलब रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, उसको काट के उसको ठीक कर दिया, तो क्या हुआ तुम्हारी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। या फिर पूरा का पूरा बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर डालो। अब बोलोगे मैम नेचुरली कौन सा करते हैं, मतलब ज्यादा यूज में कौन सा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब दोनों में अंतर समझो, एक है जेनेटिक लेवल पे और एक है हम दूसरा हेल्दी बोन मैरो ले रहे हैं और दूसरे में ट्रांसफर करें। कैसे, सपोज करो ये इंसान है, ठीक है, ये है तुम्हारा हेल्दी इंसान, ठीक है, ये है तुम्हारा दूसरा इंसान जो उदास है। क्यों, क्योंकि इसको क्या हुआ है, एडीए हुआ है। अब एडीए सही करने का एक तरीका जो लिखा है तुम्हारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूलर लेवल का थेरेपी है। ठीक है, क्या करोगे इसका, अब चलो इसका बताती हूं मैं।
तो देखो सपोज करो इस इंसान जो बेचारा उदास है उसको क्या हुआ है, एडीए। अब एडीए में बेसिकली क्या होता है, जो एंजाइम है वो गड़बड़ हो चुका है ना, या तो वो बाय बर्थ ही गड़बड़ है, म्यूटेटेड है, ऐसा म्यूटेटेड है कि खराब ही हुआ है। अब उसको तरीके हैं, दो तरीके हैं एडीए को ठीक करने का। पहला एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इसमें होगा क्या, इसमें से इसी इंसान के बोन मैरो के क्या लिए, सेल लिए, सेल को लैब ले गए, लैब में करवाया उन्होंने कल्चर, ठीक है, कल्चर करवाया तो सेल ग्रो हो गए। अब इसमें तुमको अगर याद होगा तो हमें क्या करना है, वो जो जीन है, जीन जो है वो क्या हुआ है, गड़बड़ हो गया है ना, या तो म्यूटेटेड है या तो है ही नहीं। अब हमको सही वाला जीन उसके अंदर डालना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर तुमको याद होगा जैसे प्लांट में हम यूज करते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन, तो एनिमल में क्या यूज करते हैं मैम, माइक्रो इंजेक्शन, करेक्ट। तो हमने क्या किया, सही वाला जीन लिया, इसके ये जो सेल्स है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, गड़बड़ वाला हमने जो जीन है वो हटाया और सही वाला जो जीन है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, फिर उसको कल्चर होने दिया। अब ये जब कल्चर हो गया तो वापस अब करेक्टेड वाला, मतलब विद करेक्ट जीन, है ना, करेक्ट जीन वाला जो कल्चर है, हमारे सेल का बंच है, या उसको वापस इसी इंसान में क्या कर दिया, वापस अंदर प्लांट कर दिया, ताकि वो होगा, ग्रो होगा। अब ये कैसी मेथड है, ये टेम्पररी मेथड है। इसमें हमने क्या किया था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी थी। जो जीन गलत एंजाइम को कोड कर रहा है या जीन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हमने जीन थेरेपी की मदद से जो करेक्ट वाला जीन है वो उसके अंदर रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट किसका हुआ, या तो उसी एंजाइम जो गड़बड़ था उसका। अब ये हुआ एक तरीका, पर ये कैसा है, ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है मैम, क्योंकि जब ये सेल्स जो हमने इसमें से निकाले थे, हर सेल की लाइफ होती है, जैसे ही वो सेल इस इंसान के अंदर मर जाएंगे, वापस उसकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं शुरू हो जाएगी। तो ये था तरीका नंबर 1। उन्होंने 2 मेथड पूछे थे, उसमें से एक मेथड है सही वाला एंजाइम दे दो भैया उस इंसान को, बच्चे को नहीं, उस इंसान को। दूसरा, अब ये जो एंजाइम है वो गड़बड़ है, ठीक है, जीनोटाइपिक गड़बड़ है, पर ये गड़बड़ है कहाँ, एक्सप्रेस कहाँ हो रही है मैम, बोन मैरो में, ठीक है। तो अगर ये मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं इस इंसान के बोन मैरो में ही गड़बड़ है। तो तरीका नंबर 2 कि हमने क्या किया, एक हेल्दी इंसान का बोन मैरो लिया और इसमें दे दिया, पर वापस बोन मैरो की भी एक पर्टिकुलर लाइफ है ना, जैसे उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो बार बार उसको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली क्या करवाना पड़ेगा। तरीका नंबर 2 जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोलोगे मैम ये भी टेम्पररी है, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद तो बोन मैरो जो ट्रांसफर हुई वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो मैम परमानेंट क्या है, याद करो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि परमानेंट तरीका क्या है, कि यही करो, जीन का ही रिप्लेसमेंट करो, जीन थेरेपी ही यूज करो, बट जब किस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, याद आया। पर इन्होंने इन जनरल 2 तरीके पूछे कि कोई 2 तरीके बताओ जो जिससे तुम क्या करेक्ट कर सकते हो, एडीए डेफिशिएंसी ठीक कर सकते हो। तरीका नंबर 1, या तो पूरा का पूरा बोन मैरो ही, फ्रेश हेल्दी बोन मैरो फ्रॉम अ डोनर टू द बीमार, बेचारा जो जिसको एडीए हुआ है उसमें ट्रांसफर कर दो, पर वापस टाइम टू टाइम ये करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कि इसी का तुम बोन मैरो में से सेल निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, उनको कल्चर करो, उसके अंदर जो गड़बड़ डीएनए या पर्टिकुलर गड़बड़ जीन है उसको हटाओ, सही वाला जीन लगाओ, फिर वापस कल्चर करो और वापस उसके इसी इंसान के अंदर प्लांट कर दो। पर वापस क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल लाइफ है, जैसे ही सेल मरेंगे तो प्रॉब्लम वापस वही शुरू होगी। तो यही चीज या तो कंटिन्यूएशन में करते रहो। दोनों क्या है, टेम्पररी तरीके। पर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला सिर्फ 2 तरीके बताओ जिससे एडीए ठीक हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विद अ फंक्शनल एडीए एंजाइम। याद आएगा, आ गया। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज जीन थेरेपी, लो अब वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अब वो तरीका क्या था, शॉर्ट आंसर में, है ना। तो शॉर्ट आंसर में अगर वो 1 मार्क या 1.5 मार्क में आया तो वो तरीका पूछ लेंगे कि आधा आधा मार्क दोनों के और 1 मार्क की वैल्यू। और उसी के साथ अगला क्वेश्चन तुम्हें अगर ये मिल गया तो याद रखो वो वाला क्वेश्चन नंबर 35 प्लस 36 बन जाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, मिलेगा तुमको सेक्शन बी में। वापस इस क्वेश्चन को मार्क करो स्टार। मैम क्यों, क्योंकि वापस सीबीएसई
को अलग प्यार है जीन थेरेपी वाले क्वेश्चन से, या तो एडीए पे पक्का क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे बताओ अशांति डिसिल्वा में कौन सी वाली बीमारी के लिए, मतलब पहला पार्ट रहेगा उसका कि कौन सी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया था और कौन सी टेक्निक से, और उसी का अगला पार्ट रहेगा एक्सप्लेन द टेक्निक। तो बेसिकली तुमको जीन थेरेपी पूरा वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वापस आंसर एक, पूछने के 2-3 तरीके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दूंगी। तो वो पूछ रहे बताओ जीन थेरेपी क्या है और फर्स्ट क्लिनिकल केस किसका यूज हुआ था। तो देखो, जीन थेरेपी इज अ करेक्टिव थेरेपी और टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या रहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, फॉल्टी या नॉन फंक्शनल जीन को, मतलब या तो वो डिफेक्टिव है, म्यूटेटेड है, या तो काम ही नहीं कर रहा या है ही नहीं। तो चाहो तो फॉल्टी है या नॉन फंक्शनल, फॉल्टी मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा, और देखो फॉल्टी मतलब कर रहा है पर इतना एफिशिएंटली नहीं है, ठीक है, कुछ अलग ही प्रोटीन का शेप बन रहा है, या तो काम ही नहीं कर रहा, या तो एक और है, या तो जीन ही तुम्हारा क्या है, एब्सेंट है, होना चाहिए है ही नहीं। तो तुमने क्या किया, उसको रिप्लेस किससे किया, एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से। याद रहेगा कहां हुआ था फर्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक 4 साल की लड़की में किया था। वही द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 4-year-old गर्ल, नाम क्या है, अशांति डिसिल्वा। बुक में नहीं दिया है, अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, विद एडीए या फिर एडेनोसाइन डायमिनेज deficiency in 90s 1900 due to deletion of gene coding of ADA। आई बात समझ में। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन और उसके पहले वाला क्वेश्चन कंबाइन होके एक क्वेश्चन बनेगा और वो जाएगा सीधे तुम्हारे 3 मार्क में सेक्शन बी का, और इंडिविजुअल पूछना है तो फिर वो सब पार्ट्स में किसी के सब पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया ये सब क्या है, तुम्हारे कीवर्ड। तो जब भी एडीए आएगा तो सबसे पहले पहला कीवर्ड क्या है, एडीए का फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म है, एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। दूसरा, सबसे पहला इसको जीन थेरेपी से ट्रीट किया गया था, ये रहा तुम्हारा दूसरा कीवर्ड। तीसरा, कौन से टेक्निक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। इसमें क्या किया था, 4th पॉइंट, जो भी तुम्हारा जीन डिफेक्टिव, नॉन फंक्शनल या एब्सेंट था उसको रिप्लेस किससे किया था, एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से, ठीक है। 5th पॉइंट क्या था, कौन से किस में पहली बार किया गया था, एक 4 साल की लड़की में, कब, 1900 में, 1900 में, ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, इसी को तरीके करेक्ट करने के तुम्हारी बुक में 3 तरीके दे, या तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर दो पर वो जीन थेरेपी में नहीं आएगा, दूसरा जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, या तो तुमने जीन निकाला ये किया तो वो उसी के अंडर आएगा, या तो तीसरा अगर अडल्ट में कर रहे हो तो वो शॉर्ट लिव रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, अगर एम्ब्रियो में करोगे तो परमानेंट रहेगा। इतना याद रहेगा। ये सब सारे तुम्हारे क्या है, कीवर्ड्स जो किसके अंडर आएंगे, जीन थेरेपी के अंडर आएंगे। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 37, सम क्रॉप प्लांट आर मॉडिफाइड जेनेटिकली। हाँ पता है क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएमओ जिसको या ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोलते हैं। एग्जांपल जल्दी बताओ मैम, बीटी। अच्छा, किस टेक्निक से होते हैं मैम, बीटी का यूज करके, या आपने आरएनए बताया था, अब याद आ गया। अब देखते हैं, बाय मैनिपुलेटिंग देयर जीन, ठीक है, हाउ आर दे मेड बेनिफिशियल। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अभी जितना भी डिस्कस किया वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन आखिरी में कि बताओ उनको बेनिफिशियल कैसे बनाया जाता है। तो बताओ जरा मेरे को, इतना ज्यादा हम बीटी आरएनए क्यों यूज कर रहे थे, ताकि उन पे क्या ना लगे, कीड़े नहीं लगे। तो सबसे पहले उनको कैसा बनाना है, इंसेक्टिसाइडल, है ना, पेस्टिसाइडल, मतलब उनके ऊपर पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है। उसके अलावा क्या करना था, याद करो, हमने गोल्डन राइस पढ़ा था, तो वो क्या कर रहा था, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, याद आया। तो पहले तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दूसरा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, तीसरा उसको पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाने के लिए कि हमारा जितना भी हमने हार्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा कीड़े नहीं खा जाए, तो तीसरा उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, चौथा एक्सट्रीम टेम्परेचर से टॉलरेट करने के लिए, है ना, पता चला जरा सी धूप तेज हो गई मर गया, ये थोड़ी ना करना है, फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गई मर गया, फिर बारिश ही नहीं हुई मर गया, ठंड टेम्परेचर नीचे गिरा मर गया, तो हर कंडीशन में क्या मर गया, बेचारा फार्मर क्या करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, हमारा क्रॉप सही तरीके से कल्टीवेट होते रहे, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देते रहे, पेस्ट से बचा हुआ रहे, तो यही पॉइंट्स वो पूछ रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे हमने इतना सारा रिवाइज किया पर पूछा क्या, आखिरी वाली लाइन उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब नॉन लिविंग स्ट्रेस, क्या आएगा उसमें, धूप,
फिर ज़्यादा पानी या कम पानी, एक्सट्रीम कम पानी, ठीक है, देखो ज़रा। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंस, भैया बायोटिक स्ट्रेस भी है, अब अगर ए बायोटिक था तो बायोटिक भी होगा, पेस्ट आ रहा है। उसके बाद रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब बोलोगे मैम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हाँ जब स्टोरेज करते तब भी तो खराब हो जाता है बहुत बार, तुमने स्टोर कर दिया, ज़रा सा पानी घुस गया, लो कीड़े पड़ गए, तो वापस पोस्ट हार्वेस्ट या उसकी शेल्फ लाइफ लंबी नहीं है। सपोज करो कीड़े भी नहीं लग रहे मैम, स्टोर भी हमने प्रॉपर किया था, फिर भी बहुत जल्दी खराब हो गया, तो उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में वो आएगा, ठीक है, जिसमें क्या रहता है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती। एग्जाम्पल बताती हूँ, जो तुम टमाटर लाते हो, दो टाइप के टमाटर मिलते हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। देसी छोटे छोटे रहते हैं और एक एक्सट्रीम खट्टे होते हैं, है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, और हाइब्रिड वाला ठीक रहता है। तो तुम देखना जो हाइब्रिड है उसकी शेल्फ लाइफ मतलब ऊपर का जो है वो ज्यादा लंबा चल जाता है, और वही देसी टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यही जो चीज है कि इसकी लाइफ लंबी रहे, शेल्फ लाइफ लंबी रहे, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के अंदर आएगा, ठीक है। मूव करें। सिमिलरली तुमने स्ट्रॉबेरीज देखा होगा, लाते हो स्ट्रॉबेरीज, मशरूम्स हो गया और यूं खराब हो जाते हैं, ठीक है, ओके। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे हमने गोल्डन राइस का पढ़ा था, याद आया, तो ये 5 पॉइंट्स है जिस वजह से हम प्लांट्स ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाते हैं। पहला, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए, पेस्ट से रेजिस्टेंस पाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से, और आखिरी क्या है तुम्हारा, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। वाई डज बीटी टॉक्सिन, मतलब भाई अब बीटी टॉक्सिन से वापस बैसिलस thuringiensis, क्राइजीन, 3 टाइप के जीन पढ़े, जिससे क्राई प्रोटीन जहरीला है, जो एक्टिव ही कब होता है, जब एनिमल या पेस्ट की गट में जाता है, क्योंकि वहाँ अल्कलाइन मीडियम रहता है, और फिर वो पोर क्रिएट करता है, पेस्ट मर जाता है। पर बाकी इसमें क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो कैसा है, स्पीशीज स्पेसिफिक, और एक्टिविटी कब होगा, जब उसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। व्हाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस इट बट किल द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट। अरे अभी तो हमने बोला अल्कलाइन मीडियम उसको एक्टिव करता है, ठीक है। देखो उसी को पूछने का दूसरा तरीका, व्हाई डू द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सीक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis किल द इंसेक्ट एंड नॉट द बैक्टीरिया इटसेल्फ। तो चलो पढ़ते हैं। बीटी टॉक्सिन does not kill bacteria because it exists in an inactive prototoxin। याद करो, बैक्टीरिया खुद के अंदर किस फॉर्म में रखता है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखता है, और एक्टिव कब होता है, ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है ना। जैसे याद करो तुमने कैंसर में पढ़ा था, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव कब होता है ऑन्कोजीन में, जब बीच में कौन आ जाता है, इसको कन्वर्ट करने वाला एजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन। सिमिलरली जैसे तुम्हारे म्यूटाजेन फिजिकल, केमिकल, और क्या हो सकते हैं तुम्हारे, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ओके, तो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कब एक्टिव होता है, जब वो किस में जाता है, अल्कलाइन मीडियम में। अब बैक्टीरिया के अंदर अल्कलाइन मीडियम मिलता है क्या, नहीं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहता है। जैसे अल्कलाइन मीडियम में गया वो क्या बन गया, एक्टिव टॉक्सिन में। याद आया, चलो पढ़ते हैं। When Bt toxin is ingested by an insect, it is converted into its active form due to alkaline pH of the gut. This activated toxin bind to the surface of the epithelial cell of the midgut and creates what, pores. Okay, water enters, causes swelling and lysis of the cell in insect body, finally resulting into death of the insect। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स है। अब देखो ये वापस कैसा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर जब तुम बीटी बोलोगे तभी ये पूरी कहानी बोलोगे, तो ऑटोमेटिक तुमको याद आ ही जाएगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, 39, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, एक्सप्लेन हाउ एली लिली, अच्छा ठीक है, एली लिली जल्दी बताओ, एली लिली से क्या याद आया, मैम ये वो कंपनी है जिसने फर्स्ट ह्यूमोलिन या ह्यूमन इंसुलिन सिंथेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके बनाया था। बहुत बढ़िया। तो पहले कहाँ से निकलता था मैम, पहले हम स्लॉटर एनिमल से निकालते थे, पर उससे क्या हो जाता था, एलर्जी हो जाता था। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बताओ। मैम उन्होंने कुछ नहीं किया था, जो ए बी सी चेन रहती है उसमें से सी को हटा दिया था, ए और बी को अलग प्रोड्यूस करवा के दोनों को जोड़ दिया था डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो ये बन गया था तुम्हारा एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, जिसको ह्यूमोलिन बोला। बिल्कुल सही। अब यही हो सकता है, यही सारी कहानी लिखनी हो। देखो जरा, एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ मैम, अभी तो बोला रिकॉम्बिनेशन किया।
अब इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे किया। तो वही हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले इंसुलिन प्रोड्यूस बाय एली लिली कंपनी, डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू द 2 पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी चेन इंसुलिन आर सिंथेसाइज इन विट्रो। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ए और बी चेन अलग से बनवा ली, किसके अंदर, वो जीन डाल के ह्यूमन से जीन निकाला और एक बैक्टीरिया के अंदर डाला, बोला चलो तुम प्रोड्यूस करो। उसने प्रोड्यूस किया ए चेन बी चेन। अब क्या किया, दे इंट्रोड्यूस इनटू प्लाज्मिड ऑफ व्हाट, ई कोलाई। तो देखो इसके लिए ह्यूमन से निकाला, कट किया, पर किसमें इंजेक्ट किया, उन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंजेक्ट किया। मतलब अगर मैम इसी चीज को मेरे को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में बताना है कि कैसे हम करेंगे, लिखेंगे, तो कुछ नहीं किया, ह्यूमन का क्या लिया, डीएनए लिया। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन का डीएनए। ठीक है, इसमें काम की चीज क्या है मैम, जीन, जो किसके लिए कोड कर रहा है मैम, वो जीन कोड कर रहा है सपोज करो इंसुलिन के लिए। ठीक है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन मैम हार्मोन है, हार्मोन क्या होता है मैम, प्रोटीन है। ठीक है, तो जीन कोड कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इसको कट किया होगा तो जल्दी बताओ, पिछले चैप्टर का पूछ रहे, कट कौन सी मदद से किया होगा मैम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पता कैसे चला मैम, पैलिंड्रोम सीक्वेंस से, जो जीन के इस तरफ और थोड़े से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों होते हैं, तो उन्होंने कट लगा दिया होगा। हाँ बिल्कुल सही, कट लगाया होगा। अच्छा अगर ये जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सपोज करो ई कोराई R1 का है, तो उसका सीक्वेंस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ मतलब स्लाइड्स पहले, वीडियोस पहले पढ़ा था, तो वो है GAATTC। बिल्कुल सही, कहाँ कट लगता है मैम, जी और ए के बीच में। देखो यहाँ का चैप्टर है, हमने वहाँ का एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। ठीक है मैम, हमने क्या किया, ये जो कंपनी ने बेसिकली क्या किया, ह्यूमन का डीएनए लिया, पहले पहचाना कि कौन सा जीन है जो किसके लिए कोड करता है, इंसुलिन के लिए, फिर वहां से उसको क्या किया, कट किया, कट करके अब किस में डालोगे मैम, वेक्टर में डालेंगे। अच्छा वेक्टर यहाँ क्या लिया मैम, प्लाज्मिड लिया। अच्छा ये प्लाज्मिड किसका लिया मैम, ई कोलाई का लिया। ठीक है भैया, ई कोलाई का ले लिया। फिर अब इसके अंदर, अच्छा ये जीन कट करके इसके अंदर डाला, तो जोड़ने के लिए कुछ यूज किया होगा। हाँ मैम ग्लू यूज किया। अब नाम बताओ, डीएनए लाइगेज, जुड़ गया। फिर क्या किया मैम, ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट किया और बोला अब तुम उगाओ, अब ग्रो करो, अब मेरे को मेरा प्रोडक्ट दो। तो उन्होंने क्या किया, दो चीजें के लिए किया, सबसे पहले ए चेन बी चेन। ठीक है, और क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर इंजेक्ट किया, किसके, ई कोलाई के अंदर। अब देखो, this bacterium is cloned under suitable condition. The transgene is expressed in the form of polypeptide A and B is secreted into the medium. अब क्या होगा, इसी के अंदर कल्चर है, ग्रो करवाया, एक के अंदर अब जीन था। देखो ये बात समझो कि जो तुम्हारा इंसुलिन है वो तीन चेन को मिलके एक बड़ा प्रोटीन बनता है। ठीक है, और कौन से वो तीन है, तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से याद करो। हमने बताया था एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और आखिरी कौन सी है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो सी काम की नहीं है, इसको हटा दिया उन्होंने, सिर्फ ए को कट किया, बी को कट किया और उठा के किस में डाल दिया, ई कोलाई में। अब क्या किया, ग्रो करवाया, तो इसने मीडियम में क्या निकाला, ए पॉलीपेप्टाइड। इस वाले बैक्टीरिया ने क्या सीक्रेट किया, बी पॉलीपेप्टाइड। अब बस इस कंपनी ने क्या किया, इन दोनों को उठा के जोड़ दिया, किस बॉन्ड के थ्रू, जो ऑलरेडी यहाँ जुड़े हुए थे। एस एस लिखते तो क्या बोलते हैं उसको मैम, डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये एस एस तुमने और भी कहीं पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा, जब तुम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहां भी डाई सल्फाइड बॉन्ड से हेवी चेन और लाइट चेन जुड़ी हुई थी। तो देखो ऐसे ही रिवाइज करते, एक चीज याद करो, उससे रिलेटेड जो जो याद आ रहा है बोलते चलो। ठीक है, ओके वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो कंपनी ने क्या किया, दोनों को अलग कल्चर करवाया, तो दोनों क्या हुई, सीक्रेट हुई, कहाँ पे, मीडियम में। अब आगे, they extracted and combined by created disulfide bridge to form human insulin। बस जैसे ही निकल गया दोनों, अब क्या करोगे, बस उन्होंने ए और बी चेन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कौन से मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। याद रहेगा, वापस बोलूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन का डीएनए लिया। अब उनको पता था जो इंसुलिन है वो 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है, पर कैसा इंसुलिन, जब ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म के लिए हमारी बॉडी, जो हमारे सेल हैं, ऑटोमेटिकली ये सी पेप्टाइड की चेन हटा देती है। तो इन्होंने बोला इतना क्यों प्रोसेस करें, डायरेक्ट एक्टिव ही बनाते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले ए
बी और सी पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले जीन आइडेंटिफाई किए, पर उसमें से सी को लिया ही नहीं, ए लिया बी लिया, कट किया, किसमें इंसर्ट किया, वेक्टर्स में, वेक्टर्स को किसमें, या वेक्टर मतलब प्लाज्मिड में, ठीक है, जो किसमें इंसर्ट किया, ई कोलाई में, और एक ई कोलाई का कल्चर जिसमें क्या है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ई कोलाई का कल्चर जिसमें क्या है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और बोला उगो, खाओ पियो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ और ये प्रोटीन बनाओ या फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाओ। उन्होंने बना दिया मीडियम में, ए भी बनाया बी भी बनाया, बस उन्होंने इन दोनों को उठाया, एक्सट्रैक्ट किया ये जो प्रोडक्ट था ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट, और उसको उठा के जोड़ दिया किसकी मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से या ब्रिज की मदद से। लो बन गया तुम्हारा एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन, जिसको उन्होंने क्या बोला, ह्यूमोलिन, याद रहेगा। तो ये सारे क्या है तुम्हारे कीवर्ड्स। चलो आगे मूव करते हैं। Question number 40. Why do cry gene in Bacillus thuringiensis code for? इतने देर से पढ़ रहे। क्राई क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है मैम, क्राई जीन है, तीन टाइप के हमने क्राई जीन पढ़े, क्राई 1AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB। क्या कोड करता है मैम, क्राई प्रोटीन कोड करता है। वो प्रोटीन क्या है मैम, टॉक्सिक है। एक्टिव कब होता है, जब वो कोई भी कीड़े के गट में जाता है, अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव होता है, पोर क्रिएट करता है, वो पेस्ट मर जाता है, ठीक है, वही पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टेटेड इट इंपॉर्टेंस फॉर कॉटन क्रॉप, देखते हैं। क्राई जीन इन बैसिलस thuringiensis कोड्स फॉर अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। नॉर्मली तो इनएक्टिव ही रहता है, पर एक्टिव कहाँ होता है, एनिमल के अंदर या कीड़े के अंदर। दीज प्रोटीन व्हेन एक्सप्रेस इन कॉटन क्रॉप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कन्फर पेस्ट रेजिस्टेंट अगेन कॉटन बोलवर्म्स एंड प्रिवेंट डैमेज। तो बोलवर्म है इंपॉर्टेंट। एज द लार्वा ऑफ दीज इंसेक्ट व्हेन फीड अपॉन कॉटन plant parts, the toxin get activated in their gut, lysing the cell, lysing क्यों, pores बन गए, पानी अंदर घुसाया, पानी swell होके burst हो गया, तो lysing the cell and lead to death, thus making them pest resistant। तो बेसिकली ये वही पॉइंट है, जब हम क्राई बोलते तो सारी कहानी नहीं बोलते, ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 41। What is golden rice? वापस क्या है गोल्डन राइस, एक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, जो क्यों किया गया है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। जल्दी बताओ किसकी न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन को इंक्रीज किया गया है मैम, विटामिन ए। याद करो जब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ रहे थे तो वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने का तरीका एक ट्रांसजेनिक क्रॉप के थ्रू, तो वहां पे हमको ये पता है नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हमने ऐसा कोई प्लांट खा रहे जिसमें विटामिन ए है तो ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी होगी क्या, नहीं होगी। तो कौन सा वो ट्रांसजेनिक प्लांट है, गोल्डन राइस। अब उसका एडवांटेज बताओ, तो देखो जरा, गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक राइस है दैट हैज अ जीन दैट कोड फॉर प्रीकर्सर ऑफ व्हाट, विटामिन ए। दिस टाइप ऑफ ग्रीनिश या ग्रीन येलो ग्रेन इज हाई इन विटामिन ए एंड मेकिंग इट न्यूट्रिशनल बेनिफिशियल। तो याद रहेगा, अब इसी के अकेला नहीं आने वाला है, इसके साथ कंबाइन कर करके दो तीन क्वेश्चन बन के बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो सेक्शन बी में जाएगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। राइट एनी टू वे, ठीक है, दो वे पूछ रहे हैं। हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर फाउंड टू बी यूजफुल। अरे अभी हमने इतना सारा बोला, पहले तो पेस्ट रेजिस्टेंट, ए बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज, पोस्ट हार्वेस्ट इंक्रीज। अब इनमें से कुछ भी लिख दो। देखो जरा, द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आर फाउंड टू बी यूजफुल एज रिड्यूस और मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। बट ऑब्वियस, जितना भी तुम सारी चीजें करने के लिए केमिकल्स डाल रहे हो, होगा क्या, एट देन हम भी कंज्यूम करेंगे। तो हम कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमंस में क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन। याद आया। उसके बाद अगर वो सॉइल में गया तो सॉइल पोल्यूशन, सॉइल से पानी में गया तो वाटर पोल्यूशन। याद आया। तो ये सारे केमिकल्स क्या कर रहे हो तुम, लेस कर रहे हो। दूसरा जो हमने चार चीजें बोले, कौन कौन से, रिड्यूस कर रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, और क्या कर रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, उसमें से कुछ भी लिख दो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एनी टू वे। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। What are the advantages? ठीक है, एडवांटेजेस पूछ रहे हैं ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ओवर कन्वेंशनल मेथड। वो पूछ रहे हैं बताओ मॉलिक्यूल लेवल पे जब डायग्नोस होता है, मतलब हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, डीएनए का कंटेंट देख रहे हैं, प्रोटीन या जीन का कंटेंट देख रहे हैं, वो ज्यादा बेटर क्यों है, ज्यादा कन्वेंशनल मेथड, ज्यादा एडवांटेजियस मेथड क्यों है एज कंपेयर टू जो रेगुलर में हम डायग्नोसिस के लिए यूज करें। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, जब भी हम कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं तब जब जैसे तुम्हें सिम्टम्स आ गए, तो जब
सिम्टम्स आएंगे तो तुम्हें ब्लड में पैथोजन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिखेगा, तो तुमने बोला हाँ इतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो ये इंसान बीमार है। पर सपोज करो अभी पैथोजन ने अपना नंबर नहीं बढ़ाया पर वो आ गया है बॉडी के अंदर, मतलब अर्ली स्टेज डिटेक्शन। अब अर्ली स्टेज डिटेक्शन मैम किस में हो सकता है, याद करो वायरस में। क्यों, वायरस के पास तो दो ही चीजें हैं बाबा, कौन कौन सी, एक तो प्रोटीन कोट है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल। तो वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल लेता है और किस में डाल देता है, होस्ट के डीएनए में, उसके साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यूनिट सेटअप करता है। पर जो मॉलिक्यूलर मेथड है वो एक्चुअली उस पैथोजन को कहाँ ट्रेस करेगी, उतने छोटे लेवल पे, अर्ली स्टेज डिटेक्शन पे, जहाँ पे उसका क्वांटिटी अभी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सेल्स तक है। पर जब तक कन्वेंशनल मेथड आएगा तब तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो याद करो इसमें हमने 2-3 टेक्निक पढ़ी थी, एक तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दूसरे हमने पीसीआर पढ़ा था और तीसरा एलाइजा, जो क्या करता है अर्ली डिटेक्शन मेथड है और जो किसके अंडर आता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड के अंदर। अब पढ़े आंसर, देखते हैं। The presence of pathogen is generally suspected using traditional approach only when pathogen has caused a clinical sign. Clinical sign मतलब सिम्टम दिख रहा है, पेट दुख रहा है, तुम्हारे वॉमिटिंग्स हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, इरेगुलर नॉर्मल एबनॉर्मल चीजें हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम जाके टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड तब होगा जब एक्चुअली अंदर, मतलब बाहर तो तुम्हें सिम्टम्स अब आ रहे हैं पर ड्रामा बॉस अंदर कब का शुरू हो चुका है ना, कब का उसका पॉपुलेशन बढ़ चुका है। बट तुम्हारी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कब करेगी, जब वो सोच रहा है पैथोजन चलो अब अपना पॉपुलेशन बढ़ाएं। देखो जरा, बाय दिस पॉइंट द पैथोजन कंसंट्रेशन in the body has rises to dangerous level, although molecular diagnosis may identify a small amount of pathogen via PCR amplification। तो ये जो गोला मारा है ना, ये है तुम्हारा रीजनिंग का आंसर कि क्यों मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक बेटर है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड, क्योंकि छोटा सा अमाउंट भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही करेंगे मैम, कुछ नहीं, कीवर्ड्स को करना है अंडरलाइन, 5 सेकंड्स लेने, फटफट सब कुछ रिकॉल करना है और फिर बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इज प्रो इंसुलिन। ठीक है, प्रो इंसुलिन मतलब क्या मैम, याद करो, प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव इंसुलिन, ऐसा इंसुलिन जिसमें क्या है, ए बी सी तीनों पेप्टाइड चेन क्या हुई है, जुड़ी हुई है। कौन सी कंपनी ने इसको फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं बोल सकते, इंजीनियर करके इकोलाई से बनवाया था, एली लिली कंपनी ने। क्या किया था मैम, उसने बी चेन और ए चेन को अलग अलग निकाल दिया, बनवा दिया, अलग सेपरेटली कल्चर कर दिया और दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ जोड़ दिया। तो इतना पता है, एक है प्रो इंसुलिन जो है इनएक्टिव इंसुलिन, क्योंकि उसमें क्या है, सी पेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है। अब देखो आगे का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई इज प्रो इंसुलिन सो कॉल्ड, मतलब बताओ प्रो इंसुलिन क्यों बोला जाता है, अभी तो बोला। उसके बाद हाउ इज इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम इट, आंसर देखो, प्रो इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड दैट नीड टू बी रिमूव्ड टू बिकम फुल्ली मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर बोलो या एक्टिव बोलो। तो यहां जो तुम पिक्चर देख सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो जो प्रो इंसुलिन में जो ग्रे कलर की तुम्हें चेन दिख रही है, अपनी बुक उठाओ और उसमें मार्क करो, वो क्या है, सी पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो सी पेप्टाइड चेन जब भी जुड़ी हुई रहेगी वो इंसुलिन किस फॉर्म में रहेगा, प्रो इंसुलिन या फिर इनएक्टिव इंसुलिन। जैसे ही तुमने सी पेप्टाइड चेन हटा दी तो क्या बन गए, तीनों अलग अलग बन गए, ए बी सी। सी को हटा दो, ए और बी को डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगा एक्टिव। तो इसी तरह ये क्या है, एक इंसुलिन से और प्रो इंसुलिन, इन दोनों में ये है मेजर डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ है, सबसे पहले प्रो इंसुलिन क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्या रहती है, सी पेप्टाइड चेन, जिसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। किस चीज के लिए, ताकि वो फुल्ली मैच्योर इंसुलिन बन जाए या एक्टिव फॉर्म में काम करने लगे। आगे पढ़ो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन। ठीक है, द मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन कंटेन्स ओनली ए एंड बी पेप्टाइड चेन। तो इस तरीके से ये क्या है, ये डिफरेंट है। देख सकते हो पिक्चर में भी ए बी और सी को अलग कर दिया, और ए भी अगर तुम देख रहे हो, बोलोगे मैम यहाँ लेबलिंग तो नहीं की है, लेबलिंग नहीं की है, ये हुई ए, ये हुई बी, बट तुम्हारे यहाँ पे बुक में उन्होंने डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ जोड़ा है। बोल रहे मैम कहाँ है डाइसल्फाइड ब्रिज, जब तुम्हें दो ऐसी चेन या पेप्टाइड चेन दिख रही है, उन दोनों के बीच में कुछ इस तरह एस एस फिर एस एस,
तो ये दो है, एस, एस मतलब सल्फर, सल्फर मतलब सल्फाइड, तो डाई क्योंकि दो, टू डाई सल्फाइड ब्रिजेस से क्या है वो जुड़ी हुई हैं। इतना हुआ क्लियर। वापस एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, जल्दी बताओ डाई सल्फाइड ब्रिज और कहां पढ़ा था तुमने, नहीं याद आ रहा? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, जहां पे हैवी चेन और लाइट चेन भी कैसे जुड़ी हुई थी, डाई सल्फाइड ब्रिजेस के साथ। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन बायोटेक्नोलॉजी। अरे बाबा, डीएनए लाइगेज को क्या बोलते हैं? दूसरा मॉलिक्यूलर ग्लू। याद करो, मैंने याद करवाया था। फेविस्टिक चाहिए, फेविकॉल चाहिए, गम चाहिए? बोलोगे नहीं मैम, हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, जिसका नाम क्या है? लाइगेज। अच्छा ये बताओ, ये क्या कर रहा है मैम? जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है मैम? स्टिकी एंड्स को जोड़ रहा है। बहुत सही। तो स्टिकी एंड्स किस और किस के बीच, मतलब कि कहाँ के दो चीजों के बीच में? मैम पहला तो जो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डबल स्ट्रैंडेड था उसको मैंने कट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड जीन के फॉर्म में निकाल लिया वो, और वहां पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेच है वो, और सिमिलरली सेम कट लगा हुआ है वेक्टर में, वहां भी ओवरहैंगिंग स्ट्रेच है। तो ये दोनों क्या है? स्टिकी एंड। जैसे ये पास पास में आए, ये तो दोनों वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री है, पर और इसी चीज को मजबूत करने के लिए ना, तो क्या यूज किया? बिरला सीमेंट। नहीं बाबा, नॉट बिरला सीमेंट। क्या यूज किया? डीएनए लाइगेज यूज किया। ठीक है, देखो पहला आंसर देखते हैं। तो पहला पार्ट देखेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेगमेंट्स फ्रॉम देयर एंड्स। ठीक है, सिंपल में लिखना है तो ये लिख लिया। मोर स्पेसिफिक बोला तो बोलेंगे बिटवीन जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा वेक्टर, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो। मूव करें आगे, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट हैपन व्हेन मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा कंज्यूम सेल विद आरएनएआई जीन। अब देखो, अब देखोगे तो ये एक अलग टॉपिक से क्वेश्चन है और ये एक अलग टॉपिक से क्वेश्चन है। एक आरएनएआई का क्वेश्चन है और एक तुम्हारा एक टूल्स के बारे में क्वेश्चन है, राइट? अब बोलोगे मैम पर ऐसे क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि पहला वाला तुमने 11 चैप्टर का क्वेश्चन खींच के लाए वो, पर यहाँ भी वो लॉजिकली पूछ सकते हैं क्योंकि पढ़ा तो है तुमने यहाँ भी। और सिमिलरली आरएनए तो चलो मैम यहीं पे पढ़ा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार मार्क करो। क्यों मैम? वापस दो जो टॉपिक्स है इंटरलिंक है, उनको कंबाइन करके, भले दो चैप्टर को बिलोंग करते हो, उनको कंबाइन करके वो कहाँ डालेंगे? सेक्शन बी के क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो ये जो ऊपर का है ना, उसको जाएगा 1 मार्क। अब मार्किंग स्कीम में देखोगे इसका 1 मार्क रहेगा और इस पूरे को एक्सप्लेन करने का 2 मार्क। अब बोलोगे मैम पर यहां तो इतना बड़ा पैरा लिखा है। वापस पैरा तो लिखा है पर उसमें क्या है? कीवर्ड्स, और हर एक कीवर्ड का आधा आधा मार्क रहेगा। तो उस तरीके से मार्किंग स्कीम में लिखा रहेगा, तब जाके तुम्हें कहीं 2 मार्क्स मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली तुमको नहीं पता कि सीबीएसई की बोर्ड की मार्किंग स्कीम में वो आधा मार्क कौन से कीवर्ड को जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ सारे कीवर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ। जब नोट्स बनाओगे आरएनए के, वो सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, फिर तुम्हारा कहीं से मार्क्स कटने का स्कोप ही नहीं बचा रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है आरएनए जीन क्या है। अब वो बस वो पूछ रहे पेस्ट से रिलेटेड कि कैसे आरएनए जीन इस पेस्ट को रोकने में काम कर रहा है, या व्हाट हैपन कि जब यही पेस्ट जिसका नाम क्या है? मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। याद करो मैंने कैसे याद करवाया था। तुम कुछ भी देखते हो तो इनकॉग्निटो मोड पे देखते हो, है ना, वो ऐसे चश्मा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उससे किसी को पता नहीं चलता, पर ये कौन सा है? ये पेस्ट है जिसको पता चल जाता है। और हमने क्या कर लिया? इसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ लिया। किस तरीके से? आरएनएआई जीन से। अच्छा जल्दी बताओ, आरएनएआई मैम में क्या किया है हमने? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? तो देखो जरा, देखो क्या किया। अब जैसे ही वापस, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? कीड़ा आ गया। वापस ये कीड़ा, ओके। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा कीड़ा? मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। अब जैसे ही इसने बाइट लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ गया? वो उसका सेल या जो भी हमने पूरा इतना आरएनए टेक्निक करके रखा है, वो जैसे ही इसने बाइट लिया प्लांट का, और इसके अंदर क्या गया? हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब बोलोगे मैम ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आया? हमने पहले से कॉम्प्लीमेंट्री बना के रखा है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री? ये जो मेरा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू प्रोसेस होके क्या आता है मैम? एमआरएनए। बिल्कुल सही, ये एमआरएनए प्रोसेस होके आता है। अब इस एमआरएनए का फाइनल मोटो क्या रहता है? कि प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। कौन सी प्रोसेस के थ्रू मैम? ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो प्रोटीन या प्रोडक्ट है जो इस सेल को जिंदा रखने के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके सर्वाइवल के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर अब तुमने क्या कर दिया? तुमने बोला हमने पहचान लिया कौन सा प्रोटीन है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बस अब क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो,
तो देखो अब यहाँ पे तुमको अगर याद आ रहा होगा तो हमने क्या किया, हमने पहचान लिया कि ठीक है, इस अगर इंसेक्ट को जिंदा रहना है तो इसके सेल को क्या चाहिए, वो पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए जो उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अगर कैसे तरीके से, किसी भी तरीके से हमने ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ही रोक लिया, तो सिंस ये फॉर्मेशन इस सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, तो जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो सेल ही नहीं रहेगा, सेल ही नहीं रहेगा तो ये प्लांट बोल रही हूँ, इंसेक्ट या पेस्ट भी नहीं रहेगा। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस प्रोटीन को रोकने का तरीका क्या है कि प्रोटीन को बनने ही मत दो। अब याद करो प्रोटीन कौन से तरीके से बनता है मैम, ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस से बनता है, बिल्कुल सही। ट्रांसलेशन में क्या होता है मैम, एमआरएनए की फोल्डिंग होती है, उसके ऊपर पॉलीमरेज आता है, ठीक है, और उसका वो एज एमआरएनए को टेम्पलेट पढ़ के और उसके अगेंस्ट प्रोटीन अमाइनो एसिड को कोड करने लगता है, बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया, इसी एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या बना डाला, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब जैसे ही इस इंसेक्ट ने ये खाया, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, ये ट्रांसफर मैम कैसे होगा इस सेल के अंदर जाके साइटोप्लाज्म में इसी एमआरएनए तक, दो तरीके से। कौन सा दो तरीका, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जिनको हम मोबाइल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं या जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसपोसोम जोन्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है मैम, अगर हम कोई वेक्टर यूज करें, वेक्टर किस टाइप का, मोर स्पेसिफिक बताओ। मोर स्पेसिफिक बोलने का करेक्ट तरीका है मैम, कोई वायरस यूज कर लो या फिर बैक्टीरियोफाज यूज कर लो, बिल्कुल सही। वापस तो हमने क्या किया, जैसे ही इंसेक्ट ने खाया, हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस तरीके से लेके जा रहे थे, या तो मोबाइल ट्रांसपोजोन की तरफ से या फिर वायरस की तरफ से। और जैसे ही ये गया, ये इस इंसेक्ट के सेल के अंदर घुसा, सेल के अंदर गया, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाके जो एमआरएनए था ना, जो बस बोल रहा था कि अब अपन कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, उससे जाके चिपक गया, ठीक है। अब बोला अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और याद करो जब भी एमआरएनए हमको ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए होता है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड जाके उसके साथ बाइंड हो गया और वो पूरी मशीनरी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ना रहा एमआरएनए, ना रहेगा प्रोटीन, तो ना रहेगा सेल, तो ना रहेगा पेस्ट। आई बात समझ में, ये क्या है, पूरी तुम्हारे आरएनएआई टेक्निक। अब आई क्यों बोल रहे हैं मैम, आरएनए तो समझ में आ गया क्योंकि आरएनए भेजा है। आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेयर हो गया ना, ये यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी पर ये आके इसके अंदर क्या हो गया, इंटरफेयर हो गया। आई बात समझ में, मूव करें तो देखो जरा, तो अब यही पूछ रहे कि आरएनएआई जीन को कैसे, किस तरीके से हम इस पेस्ट को रोक रहे हैं, जब इसके अंदर, इस पेस्ट के अंदर जिसका नाम क्या है, मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा के अंदर क्या आ जाता है, आरएनएआई जीन। तो देखते हैं आंसर, व्हेन मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा पैरासाइट या पेस्ट, ठीक है, कुछ भी लिखा रहेगा तो वही एक ही चीज से रेफर करोगे, ठीक है। कंज्यूम सेल, खाया ना, सेल्स तो खाया, विथ आरएनएआई जीन। अब क्या होगा, पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव एंड दिस प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब पैरासाइट मरा कैसे, वो कहानी सुनो। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब देखो सेंस और एंटीसेंस आरएनए को बोलने का तरीका क्या है, जो मैंने लिखा था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो तुम सेंस और एंटीसेंस भी लिख सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, दीज टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लीडिंग टू आरएनएआई। अब क्या होगा, वो जाएगा और वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तुम एमआरएनए बोलो, आरएनए बोलो, ठीक है, ठीक है। उसके साथ क्या, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसको कोड ही नहीं करने देगा। Thus, the mRNA of nematode, अब mRNA कहाँ है मैम, वही न्यूक्लियस से बाहर आया, न्यूक्लियर पोर से, बोल रहा है बस अब मैं रेडी हूं किसके लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस करवाने के लिए। पर वो mRNA बोला अरे बाबा ये कोई और आ गया जो कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन आ रहा है, सेंस और एंटीसेंस, और आके क्या आ रहा है, मेरे से ही अटैच हो जा रहा है और मेरे को क्या करने वाला है, वो तोड़ देगा। देखो जरा, Thus the mRNA of nematode is silence। साइलेंस क्यों हो गया, क्योंकि बेचारा जो काम करने जा रहा था, खुद को एक्सप्रेस करने जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अब कर नहीं पाया तो क्या हो गया, साइलेंस। मतलब बेसिकली मर ही गया ना। तो हम नहीं बोलते किसी को मार डाला या उसको शांत कर दिया, बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया। ऐसे याद करो कि जैसे अरे उसको शांत कर दे यार, अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, फिर भी मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बोल रही हूँ। जैसे टपोरी लैंग्वेज में सुना होगा
है ना। तो यहाँ शांत किसको करने की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है, यही तुम्हारा सेंस और एंटी सेंस आरएनए मिलके किसको शांत कर रहा है, एमआरएनए को। जब इसका काम ही नहीं होगा तो ना बनेगा प्रोटीन, जब ना प्रोटीन बनेगा ना रहेगा सेल, वही कहानी पूरी। देखो, साइलेंस एंड द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव देयर, दिस प्रोड्यूस मेलानोजाइन इनकॉग्निटा रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। आई बात समझ में। तो प्लांट के अंदर आरएनएआई टेक्निक है, जैसे ही इंसेक्ट ने खाया वो ट्रांसफर हुआ ट्रांसपोसोम की तरफ से, और एमआरएनए जो बस रेडी था प्रोटीन बनने के लिए ब्लॉक हो गया, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना और पेस्ट मर गया। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 46, What are ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा ये बात बताओ, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है मैम, जिसमें हमने क्या डाला है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, या फॉरेन जीन डाला है, या एलियन जीन डाला है, या जिसमें हमने रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी लगाई है। बिल्कुल सही। अब उसके सामने ऑर्गेनिज्म लिखोगे तो बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, उसके सामने प्लांट लिखोगे तो हम बोलेंगे प्लांट, जैसे बीटी कॉटन। अगर उसके सामने तुमने बैक्टीरिया लिखा तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जिसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसमें कोई दूसरा फॉरेन जीन अटैच्ड है। याद आया? देखते हैं। इलस्ट्रेट यूजिंग एनी टू एग्जांपल। अब एग्जांपल देने हमको, आंसर देखो। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो या फॉरेन जीन बोलो या एलियन जीन बोलो, इंट्रोड्यूस इनटू देयर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मतलब क्या? वेक्टर। याद करो, प्लाज्मिड वही है जिसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, या फिर इसी का दूसरा नाम वेक्टर। याद रहेगा। अब आगे पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू डीएनए सीक्वेंस ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन आर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड ऑफ दिस बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड बिगिन टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन नहीं, चेन। अब बोलोगे मैम ये कौन सा एग्जाम्पल हम ऐसा कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कोट कर सकते हो। कैसे? याद करो। क्या इंसुलिन ओरिजिनली बैक्टीरिया बना रहा था? नहीं मैम, उसको जरूरत ही नहीं है। इंसुलिन का जीन कहाँ था मैम? ह्यूमन के अंदर। काम नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रहा था, या कोई दूसरा भी रीजन हो सकता है। तो हमने क्या किया, इंसान के डीएनए में से वो पर्टिकुलर जीन जो इंसुलिन को कोड कर रहा था। अब इंसुलिन इकट्ठा कोड होता है क्या? नहीं मैम। किस तरीके से कोड होता है मैम? पहले वो प्रो इंसुलिन रहता है। बहुत सही। तो उसके लिए कितनी पेप्टाइड चेन रहती है मैम? 3 रहती है, ए, बी और तीसरी सपोज करो होती है सी। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने मतलब एली लिली कंपनी ने क्या किया मैम, ये वाला ए वाला जीन काटा और डाल दिया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में और उसको कल्चर कर दिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था मैम? ई कोलाई। बिल्कुल ठीक। बी का भी मैम वही किया, सी नहीं लिया क्योंकि हमको एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनाना है या मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनाना है, इनएक्टिव नहीं। तो ए और बी को काटा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन या एलियन जीन। ठीक है, अलग अलग कट किया। ई कोलाई की एक स्ट्रेन में और दूसरे स्ट्रेन में ए डाला, बी डाला। कहाँ पे? इसी ई कोलाई के प्लाज्मिड में। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। उसके अंदर देखा, कल्चर करने लगा। जब कल्चर करके प्रोडक्ट निकला, जो केमिकल ऑब्टेन हुआ, उन दोनों को एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया और उन दोनों को जोड़ दिया किससे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। तो इसको, ये तो मैम ये तो इंसुलिन बनाने की प्रोसेस हुई। बिल्कुल ठीक। पर यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया के अंदर डाला था ई कोलाई, ओरिजिनली क्या उसके पास इसका जीन था? नहीं मैम, हमने कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट, एलियन जीन, फॉरेन जीन डाला था। तो अब इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। आई बात समझ में? तो ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे हो, ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई है। ठीक है, तो हो सकता है ओरिजिनली ये बैक्टीरियल कॉलोनी लाइट एमिट ना करती हो, पर अब हमने क्या किया, ल्यूमिनेसेंस वाला, है ना, ल्यूमिनेसेंस वाला जीन जो कट करके डाल दिया किसमें? इसमें। आप बोलोगे मैम ल्यूमिनेसेंस वाला जीन, अच्छा जैसे बताती हूँ। जेलीफिश देखिए, रात को वो क्या करती है? ग्लो करती है, बायोल्यूमिनेसेंस वाला इफेक्ट शो करती है। तो अब कुछ इफेक्ट शो करे, मतलब उसके लिए भी कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो जुगनू के पास होता है। ठीक है, अब तो इतना खैर पॉल्यूशन है कि जुगनू भी नहीं दिखता, पर बायोल्यूमिनेसेंस तुमने देखा होगा, तुमने जेलीफिश टीवी में देखी होगी। तो हमने क्या किया, उसका जीन कट किया और किस में डाल दिया? बैक्टीरिया में। अब हमारा बैक्टीरिया भी चमकने लगा। तो ये बैक्टीरिया कैसा हुआ? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ये एक एग्जांपल दिया। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47,
चलो अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलना चाह रहा है। वापस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, इस क्वेश्चन को मार्क करो स्टार, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत लिख के आते हैं, पूछा कुछ जाता है, लिख के कुछ और आते हैं और मार्क्स मिल जाते हैं बड़े बड़े 2-3 अंडे, है ना। तो अपन को अंडे तो नहीं चाहिए, अपन को मार्क्स चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, वापस कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को वो पूछ क्या रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। या तो तुम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से एक्सप्लेन करो, या तो अगर उन्होंने मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया है एंटीजन एंटीबॉडी, तो फिर लिख के फिर एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में वो लोग एंटीजन एंटीबॉडी वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल आंसर चलने देंगे। कैसे सिंपल आंसर, एक तरीका समझते हैं। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसको अप्रोच कैसे करोगे। हाउ इज ऑटो रेडियोग्राफी। अच्छा ये बताओ, ऑटो रेडियोग्राफी मतलब मैम क्या। ऐसा कोई एक मशीन है जिसमें से अगर कोई चीज पास होगी और उसके अंदर अगर रेडियो एक्टिव मेटल रहा या रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहा, एलिमेंट बोलना ज्यादा करेक्ट है, एलिमेंट रहा तो वो चमकेगा, ठीक है। चमकेगा तो वो वाला जो मशीन है वो क्या कर लेगा, उसको ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और फिर एट द एंड तुमको स्क्रीन पे दिखाएगा, जैसे ये दिख रहा है। अब ये क्या है तुम्हारा, ये तो चलो ये अलग चीज है, बट एक पूरा अगर मैं ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के बारे में बात करूं तो सपोज करो ये एक मशीन है, ठीक है, और उसका ये फाइनल रिजल्ट बोल रही हूँ, ठीक है। रिजल्ट है जो ग्राफी, देखो अब इसी वर्ड को जब कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, डायसेक्ट करते हैं। तो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, रेडियो मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ग्राफी मतलब पेपर, तो पेपर इसलिए समझ में आ रहा है क्यों है रेडियोग्राफी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मेटल का क्या है, एमिशन है, जो कैच किया था एक मशीन ने और उसको प्रिंट करके दिखाया, ठीक है। और ऑटो क्योंकि वो मशीन ने ऑटोमेटिक किया था, ठीक है। पर एक बात बताओ, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड था वो कैसा था, वो सिर्फ यूवी लाइट के अंडर दिख सकता है। सिमिलरली जो रेडियो एक्टिव मेटल है उसका रेडियो एमिशन कहाँ दिखेगा, एक ऑटो नहीं, रेडियोग्राफी मशीन के अंदर ही दिखेगा, ये रेडियोग्राफर के अंदर ही दिखेगा। बस हमने जब भी कोई रेडियो एक्टिव मेटल एलिमेंट डालेंगे तो वो उसके क्या करेगा, लाइट को कैच कर लेगा और वो शो करेगा तुम्हें स्क्रीन पे या फिर तुम्हारे पेज में प्रिंट करके दिखाएगा। आई बात समझ में। तो बोलोगे मैम इतना समझ में आ गया कि अगर एक ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर तुमको कुछ प्रिंट करवाना है या फिर रिपोर्ट देखनी है तो बेसिकली उस सेल के अंदर, क्योंकि अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उस सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब देखो, मतलब तुम्हारा एक पहला कीवर्ड है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। यूज टू डिटेक्ट अ म्यूटेटेड जीन। अब देखो दो तरीके हैं, या तो तुमने ऐसा किया कि नॉर्मल सेल, क्योंकि हमको देखो दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, नॉर्मल सेल, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है मैम नॉर्मल सेल, तो बताओ नॉर्मल सेल एट द एंड प्रोटीन से बना है, नॉर्मल सेल लिपोपॉलीसेकेराइड से बना है, बहुत चीजों से मिलके बना है। तो सेल है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एट द एंड क्या रहेगा, एंटीजन। पर नॉर्मल सेल का एंटीजन का स्ट्रक्चर हमको पता है, करेक्ट मैम। दूसरा होता है म्यूटेटेड सेल, म्यूटेटेड सेल, अब उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा सेल का भी, या कैंसरस सेल जो हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर का एंटीजन का शेप भी कुछ गड़बड़ा जाएगा। हाँ मैम, पर हमको ये नहीं पता कि ये गड़बड़ाया हुआ शेप कैसे दिखता है, हमको नॉर्मल वाले का नॉलेज है, ठीक है मैम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेल पूछा है कि जीन पूछा है। अगर वो सेल पूछते तो तुम्हारा आंसर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देते हैं, एंटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने जीन पूछा है, तो हमको यहाँ पे सेल के बारे में मेंशन ही नहीं करना है। समझो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, एक बार वो म्यूटेटेड जीन करके पूछेंगे, एक बार वो जीन की जगह हटा के लिख देंगे कैंसरस सेल। तो जब भी सेम टेक्निक, सेम चीज तुम डिटेक्शन के लिए बोलोगे, अगर उन्होंने सेल बोला तो तुम्हारा आंसर किस पे चेंज हो जाएगा, तुम बोलोगे कि हम नॉर्मल और कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उस सेल का जो ऊपर एंटीजन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो जीन है ये वो एट द एंड नॉर्मल सेल को कोड करेगा, उसका स्ट्रक्चर शेप एकदम फिक्स ही रहेगा जैसे वो नॉर्मल बॉडी करती है। बट जो म्यूटेटेड या कैंसरस सेल है या उसका ऊपर का वापस जो शेप है, जो एंटीबॉडी का शेप है, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है यहाँ पे उन्होंने सेल नहीं पूछा, उन्होंने जीन पूछा है। तो चलो अब जीन लेते हैं। तो नॉर्मल जो जीन है, सपोज करो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ATGC। अब म्यूटेड है वो अजीब सा दिख रहा है, AAGC,
ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ तो मैं डिफरेंस दिख रहा है, टी की जगह पे मैंने ए लगा दिया। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब बताओ, अगर मैंने नॉर्मल चीज जो मेरे को पता है दिखती कैसी है उसको मैंने टैग कर दिया, टैग मतलब जोड़ दिया, है ना, जोड़ दिया किसके साथ, एक वही चमकने वाले प्रोब के साथ, एलिमेंट के साथ। तो इसको मैंने अगर टैग कर दिया तो इसको मैंने क्या बोला, प्रोब बोला। और अगर यही प्रोब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो एक बात बताओ, जब इस जीन को मैं एक रेडियोग्राफी वाली मशीन के नीचे पास करूंगी तो क्या डिटेक्ट होगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिटेक्ट होगा। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है मैम, एक प्रोब के थ्रू जुड़ा हुआ है। प्रोब किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मैम नॉर्मल जीन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मैम आप ये बोलना चाहते हो कि जब मैंने उस जीन को पास किया एक ऑटो रेडियोग्राफर के नीचे, तो जितने जितने मेरे को चमकते हुए ऐसी रिपोर्ट दिखेगी जैसे इस क्वेश्चन में दिखाई है इस तरीके से, तो जितने मेरे को वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट चमकते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव प्रोब्स या टैग एक नॉर्मल जीन के साथ जाके कंबाइन हुए, बिल्कुल सही। तो जितना ज्यादा ये मेरे को प्रिंट मिलेगा मतलब उतना नॉर्मल जीन है, बिल्कुल सही। और जहां जहां वो एरिया खाली दिख रहा है मतलब वहां नॉर्मल जीन नहीं है, तभी वो जुड़ नहीं पाया क्योंकि वो हमने कैसा डिजाइन किया था, एक नॉर्मल जीन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। अब अगर वो तो है बॉडी में घूम रहा है पर नॉर्मल जीन ही नहीं है, तो जहां नॉर्मल जीन ही नहीं है तो क्या वो अटैच होगा, नहीं होगा। तो जहां वो चीज ग्लो नहीं कर रही या डिटेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब वहां क्या आ चुका है, एक एबनॉर्मल जीन आ चुका है। आई बात समझ में। अब ये बोलोगे मैम ये तो हमको पता है पर लिखेंगे कैसे, तो वही समझते हैं। वापस एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे मैं जीन जीन बोल रही हूँ, जब अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही आता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 2 मार्क या 3 मार्क लेके जाता है, ठीक है। तो अगर सेम क्वेश्चन उन्होंने सेल से रिलेटेड पूछ लिया तो वहां जीन वर्ड नहीं यूज करोगे, वहां वापस वही रेडियो एक्टिव प्रोब ही यूज करोगे टैग करने के लिए। किसको, एंटीबॉडी को। अब आप बोलोगे मैम एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन को, एंटीजन कहां पे आया, एंटीजन आया तुम्हारे सेल के ऊपर, तो तुम एक कैसी एंटीबॉडी यूज करोगे जो रहेगी क्या, रेडियो एक्टिव। अगर याद करो ये कैसा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, और जो तुम्हारी एंटीबॉडी वो कैसी है, प्रोब की हुई है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो समवॉट एक ऐसा प्रिंसिपल है तुम्हारा एलाइजा का ही प्रिंसिपल है, याद आया। चलो तो वापस मूव करते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन सेल नहीं पूछा है, सेल होता मैम वापस अगर ऑटो रेडियोग्राफी में वो बोलते नॉर्मल सेल कैंसर सेल का डिफरेंस तुम कैसे पता लगाओगे ऑटो रेडियोग्राफी मशीन का यूज करके, तो तुम क्या बोलोगे, हम अपने नॉर्मल सेल के जो ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो तुम्हारा क्या है, वापस यहाँ देखते हैं, सेल है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन है, एंटीजन को एक कैसे एंटीबॉडी के साथ टैग करेंगे जो क्या रहेगी, रेडियो एक्टिव रहेगी नेचर में। तो जो सारे सेल है नॉर्मल सेल है वो चमकने लगेंगे, और जहां जहां गैप्स दिखने लगेगा इसका मतलब क्या है, वहां पे एबनॉर्मल या कैंसरस सेल है। पर यही क्वेश्चन जब जीन का आ जाएगा तो हम ये कोई बकवास नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम अपने जीन को कैसे टैग करेंगे, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ टैग करेंगे। तो जहां जहां टैगिंग होगी, जहां जहां वो रिपोर्ट में चमकता हुआ दिखेगा या इम्प्रिंट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, मतलब वहां पे नॉर्मल जीन, और जहां पे कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही, कोई भी मार्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वहां पे कैसा है, म्यूटेटेड जीन है। देखो जरा आंसर, इन अ क्लोन ऑफ सेल a single stranded DNA और RNA tagged with, तो अब डीएनए जीन कहाँ मिलेगा, डीएनए पे ही नहीं, इसलिए तुमने मेंशन किया है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, क्योंकि जीन वही मिलेगा। टैग किसके साथ करोगे, विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिड्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट डीएनए बिफोर डिटेक्टिंग बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये जितने मैंने अंडरलाइन किए वो तुम्हारे मेन कीवर्ड्स है, बाकी तुम्हारा सपोर्टिंग चलेगा, ठीक है। अब बिकॉज द प्रोब विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री विद द, अब ये है तुम्हारा मेन रीजन, ठीक है, सिंस जो प्रोब है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा किसके साथ, म्यूटेटेड जीन के साथ। क्यों मैम, क्योंकि हमने उस प्रोब को हमारे नॉर्मल जीन के साथ अटैच करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, मतलब वो एकदम स्पेसिफिक है कि जो नॉर्मल जीन है उसी के साथ वो क्या होगा, प्रोब होगा या अटैच होगा, ठीक है। और अटैच किससे करोगे, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या एलिमेंट के साथ। आई बात समझ में। पर अब जो हमारा जो म्यूटेटेड जीन है वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो प्रोब नहीं होगा,
ठीक है, देयरफॉर द क्लोन विद द अल्टर्ड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। मतलब ये पिक्चर देखो, जहां जहां तुम्हें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं वो सब क्या दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारा नॉर्मल जीन है, और जहां जहां खाली खाली एम्प्टी स्पेस दिखा रहे वो क्या बता रहे हैं कि वहां पे क्या है, म्यूटेटेड जीन है। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम हेडिंग, सिर्फ जीन की जगह पे वो क्या लिख देते हैं, सेल, और म्यूटेट को और कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देंगे कैंसर। तो ये क्वेश्चन दो चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे? कैंसर वाले में तुमने पढ़ा है एंटीजन एंटीबॉडी का यूज कर सकते हैं, और ये ऑटो रेडियोग्राफी यहाँ की टेक्निक का यूज कर लेंगे, और दोनों को दो चैप्टर का टॉपिक मर्ज करके एक क्वेश्चन थ्रो करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्या है तुम्हारे, ये है तुम्हारे क्या, सारे के सारे कीवर्ड्स। उसके बाद हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, अब अगला वर्ड, अगला मैं क्लीन कर रही हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वापस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। हाउ इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट जीन इन क्लोन इन कैंसर पेशेंट। आ गई कहानी? तो देखो, ये दोनों क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा आंसर मिलेगा, बस क्या है उनका फेवरेट है, याद रखना, वो जीन बोल रहे हैं कि कैंसरस सेल बोल रहे हैं। चलो आंसर पढ़ते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंडेड, देखो सेम पैटर्न, ठीक है, अ सिंगल stranded DNA or RNA tagged with radioactive molecule probe is allowed to hybrid with its complementary DNA in a clone cell, followed by detecting of autoradiography. The clone have the mutated gene will not appear on the photographic film because the probe will not be complementary with the mutated gene, helpful in detecting the presence of mutated gene in cancer patient. अब देखो, आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कैंसर सेल को हम एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, पर अब उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एट द एंड जो कैंसर बना है सेल, सेल किसका बना है, वापस वही कहानी, प्रोटीन का, लिपोपॉलीसेकेराइड का, पर जो भी चीज सेल की बनी है वो कौन कोड कर रहा है, जीन कोड कर रहा है। तो उन्होंने अब ये आंसर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, जीन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझो बात को, बेसिक प्रिंसिपल सेम चल रहा है। क्या चल रहा है कि जो नॉर्मल वाले सेल बोलो या नॉर्मल वाला जीन बोलो, उसको हम टैग करेंगे एक प्रोब के साथ। वो प्रोब कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड रहेगा। तो जब वो ऑटो रेडियोग्राफर के नीचे जाएगा तो वो चमक उठेगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा, और वही जो म्यूटेटेड रहेगा वो अटैच नहीं हो पाएगा, तो वहां खाली खाली पैचेस दिखेंगे। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज तुम जीन में फिट करोगे तो भी सही है। यही चीज उठा के तुम एक ऐसा प्रोब बना रहे हो जो कैसा स्पेसिफिक है, एंटीजन स्पेसिफिक है। वो प्रोब किसके साथ अटैच करवाया हुआ है, एंटीबॉडी के साथ, और एंटीबॉडी तुमने इंजेक्ट किया जो जाके एंटीजन के साथ अटैच हो रहा है। नॉर्मल सेल ग्लो करेगा, एबनॉर्मल सेल या जो क्या म्यूटेटेड सेल है वो ग्लो नहीं करेंगे। इतनी आई बात समझ में? तो सेम वही एक ही आंसर को तुम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो सब क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स, वो होने ही चाहिए आंसर में। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाई डिड बैक्टीरियल टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया बट ओनली द इंसेक्ट। अगर वो बैक्टीरियल टॉक्सिन की बात कर रहे हैं तो बताओ कौन से टॉक्सिन की बात कर रहे हैं मैम, क्राई जीन से जो निकला है, क्राई प्रोटीन, बिल्कुल सही वही। तो कौन से बैक्टीरिया से निकला है मैम, बीटी, बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis। तो एक बात बताओ, वो बैक्टीरिया में क्यों इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैम वो बैक्टीरिया में किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बिल्कुल सही। तो एक्टिव किस फॉर्म में होता है मैम, जब वो कीड़ा खाता है, खाने के बाद जब वो प्रोटीन उसके जो क्राई जीन है वो उसके गट में जाता है, गट में होता है अल्कलाइन पीएच, उस वजह से वो एक्टिव हो जाता है, फिर इंसेक्ट के वॉल्स के अंदर पोर क्रिएट कर देता है, जिसका रिजल्ट होता है स्वेलिंग और लाइसिस, और फिर वो इंसेक्ट मर जाता है। क्यों? क्योंकि मेन क्या है, अल्कलाइन पीएच जो उसको एक्टिवेट करता है। याद आया? अब देखते हैं आंसर। बैसिलस thuringiensis, क्योंकि बैक्टीरिया बोला इसलिए नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, इज नॉट किल्ड बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन, मतलब खुद के टॉक्सिन से नहीं मरेगा। क्यों? बिकॉज द पॉइजनस प्रोटीन एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। तो इनएक्टिव टॉक्सिन बोलने से ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। ठीक है, दैट इफ कंज्यूम बाय एन इंसेक्ट इट ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द स्टमक। कुछ जगह स्टमक लिखा रहता है, कुछ जगह गट लिखा रहता है, दोनों सही है। ठीक है, विच डिसॉल्व द क्रिस्टल, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर दैट कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। वही चीज, आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50,
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ RNAi। लो भैया, एक ही चीज 10 बार पूछ रहे हैं, समझो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को। मतलब इस चैप्टर में से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो हम बोल सकते हैं BT, RNAi, फिर उसके बाद इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, फिर जीन साइलेंसिंग, और एक और टॉपिक जो जल्दी बताओ क्या थोड़ी देर पढ़ा था हमने कि ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके कैसे नॉर्मल और कैंसर सेल का डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है ये प्रोसेस ऑफ RNAi। अब अगर टाइम हो तुम्हारे पास, वैसे तो टाइम रहेगा, टाइम मैनेज करके चलो, बाय चांस ये आखिरी क्वेश्चन है, नहीं याद आ रहा, तो क्या करोगे, इन्हीं पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्लो चार्ट में, पर सारी चीजें मेंशन जरूर करना। तो मैं क्या करने वाली हूं इसमें, अंडरलाइन कीवर्ड्स। ठीक है, देखते हैं आंसर को। द प्रोसेस ऑफ RNAi का फुल फॉर्म जरूर लिख देना, RNA इंटरफेरेंस, क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, इज रिलेटेड विद साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन यूकैरियोट। बहुत बार ये क्वेश्चन किस नाम से आएगा, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस विच इज यूज्ड बाय अ प्लांट अगेंस्ट अ पेस्ट, और पेस्ट का नाम लिख देंगे मेलानोजाइन इनकॉग्निटा। तो तुम लोग बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था, सेलुलर डिफेंस सब पढ़ा हुआ है। तुमने किसके अंदर पढ़ा है, हेडिंग के अंदर, RNAi हेडिंग के अंदर बुक में दिया हुआ है। अब वो क्या करेंगे, उसको टफ बनाने के लिए बोलेंगे एक्सप्लेन या इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिफेंस हैपनिंग यूज्ड बाय टोबैको प्लांट अगेंस्ट इस पेस्ट। आई बात समझ में? तो अब ये देखो इतना सारा लिखना पड़ेगा। अब और टफ करना है इस क्वेश्चन को, तो टोबैको प्लांट भी मेंशन नहीं करेंगे, यूज्ड बाय अ प्लांट एज अ मॉलिकुलर या सेलुलर डिफेंस मेथड। अब बोलोगे मैम सेलुलर डिफेंस मेथड मतलब क्या तुम्हारा, RNAi टेक्निक। ठीक है, देखो द कॉम्प्लीमेंट्री RNA बाइंड टू द mRNA मेकिंग इट डबल स्ट्रैंडेड एंड प्रिवेंट इज ट्रांसलेशन। तो डबल स्ट्रैंडेड प्रिवेंट करता है, कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसका, सेंस और एंटी सेंस RNA। जो डबल स्ट्रैंडेड RNA भेज रहे हो तुम, किससे भेज रहे हो, एक जंपिंग या मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोन, या फिर एक वायरस का यूज करके। देखो दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस, पहला तरीका, हैविंग द RNA जीनोम, या फिर दूसरा तरीका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोन्स, दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल, दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड RNA दैट इनिशिएट RNAi, साइलेंसिंग द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नेमेटोड। तो डबल स्ट्रैंडेड एंटी सेंस और सेंस था, गया अंदर, उसमें से गया और एक mRNA पे बाइंड कर दिया, जो क्या रोक रहा है, एट द एंड तुम्हारा ट्रांसलेशन रोक रहा है। ड्यू टू दिस पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग RNAi या इंटरफेयरिंग RNA, सो द ट्रांसजेनिक प्लांट इज प्रोटेक्टेड। आई क्या बात समझ में? तो जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया है वो सब क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स, उसका होना तो इंपॉर्टेंट ही है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए तुम्हें इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 51, मेंशन एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इतने टाइम से पढ़ते आ रहे, बताओ क्या क्या। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैम, बायोटिक स्ट्रेस बहुत है। हाँ, पानी है ही नहीं, या बहुत ज्यादा पानी है, या बहुत ज्यादा धूप है, तो इन सारे बायोटिक स्ट्रेस से क्या करना है, बचना है, पहला फैक्टर। दूसरा मैम न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करनी है, बिल्कुल सही। तीसरा मैम उसकी प्रोडक्टिविटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, बिल्कुल सही। चौथा मैम पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होते हैं उसको बचाना है, बिल्कुल सही। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए पूरा BT और RNAi हो रहा है, क्या पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तुम्हारे जितने भी फंजीसाइड सारे। तो इसका तरीका क्या है कि मैम केमिकल यूज नहीं कर रहे तो अंदर से ही रेजिस्टेंट बनाओ। तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट व्हाट, पेस्ट। क्या तरीका है, वही सेलुलर लेवल डिफेंस मेथड। याद आया? तो हमने क्या किया, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर लिया। तो 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट, पेस्ट। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो टू मेक क्रॉप रेजिस्टेंट टू abiotic conditions such as cold, drought, salt and heat, to produce pest resistant crop in order to less क्या, केमिकल पेस्टिसाइड। क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड क्या करेंगे बॉस, तो पॉल्यूशन तो करेंगे और तुम में क्या करेंगे, वही पॉइजन इकट्ठा होते जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, वो भी हार्मफुल है।
थर्ड देखते हैं, टू इम्प्रूव मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी प्लांट, बिल्कुल सही। बहुत बार कुछ मिनरल्स रहते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं सॉइल में, तो सॉइल की भी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो हमने ऐसे प्लांट डिजाइन किए कि जरा सा मिनरल लेके भी वो क्या करे, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दिखाए, ठीक है, वही चीज। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड सच एज विटामिन ए इन किसमें, गोल्डन राइस में, जो क्या कौन से डेफिशिएंसी को हटा सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। मूव करें अगले पॉइंट पे। ओके तो अगला क्वेश्चन, लिस्ट द 3 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, 3 टेक्निक बतानी है किसकी, दैट हेल्प टू डिटेक्ट पैथोजन फ्रॉम द सस्पेक्टेड पेशेंट। हमने 3 टेक्निक ऑलरेडी पढ़ रखी है, कौन सी, जो कोरोना में सबसे ज्यादा यूज हुई है, कौन सी मैम, आरटीपीसीआर, तो वो किस टाइप का है मैम, पीसीआर है, तो पहला हुआ पीसीआर। दूसरा एचआईवी का डिटेक्शन किससे होता है, जो तुमने याद किया था मैम, एलाइजा से। तीसरा, और तीसरा कौन सा है तुम्हारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वही तो पूछ रहे हैं। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक ओवर द कन्वेंशनल मेथड, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कन्वेंशनल मेथड कब डिटेक्ट करता है, जब तुम्हारी बॉडी में क्या आने लगता है, सिम्टम आने लगता है। सिम्टम कब आता है, जब बॉडी में पैथोजन या इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जब पूरी कॉलोनी बस गई, एकदम बॉडी में पार्टी हो रही है सारे पैथोजन्स की, तब तुम क्या करो, तुम सर्दी खांसी, जैसे याद करो तुमने पढ़ा था मलेरिया वाले में, तो जब चिल्स और फीवर आ रहा है तब तुमको लगता है शायद हो सकता है क्या मलेरिया हो, तब जाके तुम डिटेक्ट करते हो, पर तब तक तो बॉस बॉडी के अंदर पार्टी हो रही है, तुम्हारे लिवर के सेल की क्या हो चुकी है, बर्बादी है ना, लिवर शाइजोगोनी हो गई, मर गए सारे। उसके बाद तुम्हारा एक बार आरबीसी इन्फेक्ट हो चुका है, वो तो टूटने से, आरबीसी के टूटने से क्या निकला था, हीमोजोइन निकला था, जिसके कारण सारे सिम्टम्स आ रहे। तो कन्वेंशनल मेथड बेसिकली मतलब जब हमें कुछ होने लगता है ना, अब लग रहा है पेट दुख रहा है, अब लग रहा है सर हो रहा है, अब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जब ये सब चीजें होने लगी, मतलब जब सिम्टम्स आने लगे, तब जाते हो तुम डॉक्टर के पास, और तब तक तो इन्फेक्शन अंदर बढ़ गया। पर ये तुम्हारे जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड है वो क्या कर रहा है, सिम्टम का वेट नहीं कर रहा, वो बोल रहा है इतना सा भी अगर डीएनए में कुछ चेंज आया, या इतना सा भी इन्फेक्शन आ गया, इतना सा भी एंटीजन आ गया, मैं डिटेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोस्टिक के लिए बहुत सही मेथड है, देखते हैं। तो पहली मेथड क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक टू पैथोजन आर एस फॉलोज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, दूसरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और तीसरी वापस फुल फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है ही, क्या है, एलाइजा, जिसका नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। The advantages of these technique is that they help in early detection, तो ये एक ही कीवर्ड है, early detection and the treatment of this disease which is not possible in the conventional diagnostic। इसी को तुम लिख सकते हो कि जब conventional में सिम्टम आते हैं, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू ही होता है, तुम उसको क्या कर लेते हो, डिटेक्ट कर लेते हो। आई बात समझ में। अच्छा एक और चीज़ जल्दी से बताओ, एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है, नहीं पूछा यहाँ पे पर हम रिवाइज कर रहे हैं, एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है मैम, नहीं याद आ रहा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपैंड एलाइजा, लो वापस आ गया, अब पक्का उसका प्रिंसिपल भी पूछेंगे। देखो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इन एलाइजा टेस्ट बेस, लो आ गया, अभी बोला एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, मैंने याद करो जब मैं तुम्हें कैंसरस सेल और नॉन कैंसरस सेल या फिर म्यूटेटेड सेल नॉन म्यूटेटेड सेल में बता रहे थे डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं, एलाइजा में भी प्रोबिंग होगी, देखना टैग लगेंगे, ठीक है। अभी आ रही हूँ एक एक करके समझाती हूँ। लिस्ट 2 वे बाय विच एन इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट। चलो पढ़ते हैं, पहला पार्ट एक्सपैंड एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ओके मैम क्लियर है। उसके बाद ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज एलाइजा टेस्ट बेस्ड, तो वापस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। अब वो किस तरीके से डिटेक्ट करेगा समझते हैं। तो द 2 ways to detect the presence of infection of disease by ELISA are as follows, the presence of antigen, याद करो मैंने बताया था जो तुम्हारा पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तो तुम्हें बीमार, बहुत बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो जो पैथोजन है वो क्या है, वो एट द एंड क्या कर रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का बना है ऑर्गेनिज्म है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पॉलीसेकेराइड की क्या होगी, चेन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। इसी एंटीजन का क्या करना है, पता लगाना है। तो देखो जरा यहाँ पे, सपोज करो ये जो डिस्क जैसा है वो क्या है तुम्हारा एंटीजन, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एंटीजन। अब उसके बॉडी उसके इससे जो प्राइमरी है वो क्या लगी हुई है, एंटीजन, सॉरी नीचे है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म और उससे जो निकला है वो है तुम्हारा एंटीजन। अब तुमने उस एंटीजन पे, मतलब ये एंटीजन पे तुमने क्या लगाई, प्राइमरी एंटीबॉडी लगाई, ठीक है। उसी से कनेक्ट करके तुमने सेकेंडरी एंटीबॉडी, मतलब पहली एंटीबॉडी पे दूसरी एंटीबॉडी आके अटैच हो जाएगी, ठीक। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी वो किससे,
तुम्हारे अटैच है एक ऐसे प्रोब से जो क्या है, रेडियो एक्टिव है नेचर में, ठीक है। बस अब क्या करोगे, जैसे अगर तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं रहा तो कुछ भी चमकेगा नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी एंटीबॉडी किस हिसाब से डिजाइन की गई है कि वो एंटीजन को होल्ड करे, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी वो किस हिसाब से डिजाइन की है कि वो प्राइमरी एंटीबॉडी को होल्ड करे। पर अगर तुम्हारे बॉडी में सेल सारे नॉर्मल है या कोई इन्फेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारी प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच ही नहीं होगी किसी से, तो कुछ भी चमकेगा नहीं जब तुम्हारी बॉडी के सेल स्कैन होंगे या टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी की जाएगी, करेक्ट। बट अब अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो जो एंटीजन डाल रहे, एंटीबॉडी डाल रहे, वो इस एंटीजन को होल्ड कर लेगी, इस एंटीजन को जैसे ही होल्ड किया तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी होल्ड कर लेगी, और उससे क्या लगा हुआ है, एक चमकने वाला पदार्थ है ना, बहुत ज्यादा हिंदी हो गया, तो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच है। बस अब क्या लगेगा, सब चमकने लगेगा। तो जितना ज्यादा अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहां पे जब कुछ नहीं आ रहा था मतलब वो क्या था, सारा तुम्हारा का सब कुछ सब क्या था वो तुम्हारा कि इन्फेक्शन था, ठीक है, कुछ तो मतलब गड़बड़ है, म्यूटेटेड जीन है, और यहाँ पे जो जो तुम्हें ग्लो करने लगेगा मतलब वो सब क्या है तुम्हारा, वो सब कुछ इन्फेक्शन वाले सेल्स हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, वही, या किस तरीके, अब तुम किस किस चीजों को एंटीजन कंसिडर कर सकते हो, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आर डिटेक्टेड। दूसरा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजन आर डिटेक्टेड। वापस वही, हमने क्या किया, हमने एंटीबॉडी निकाल दी और जैसे उसको ग्रैब कर लिया, एंटीबॉडी से क्या अटैच था, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो तुम अगर समझ रहे हो, ऑटो रेडियोग्राफी और समवॉट एलाइजा का प्रिंसिपल जैसे तैसे सेम चल रहा है, बस वहां पे हम डायरेक्ट प्रोबिंग कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के, और यहाँ पे प्रोब कौन हो रहा है, वहां जीन प्रोब हो रहा था, और यहाँ कौन प्रोब होगा, एक एंटीबॉडी प्रोब होगी, ठीक है, जो किसके साथ अटैच करेगी, एंटीजन पे। एंटीजन कहां मिलेगा, पैथोजन पे, वही तो डिटेक्ट करना है। मूव करें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरएनए साइलेंसिंग। वापस वही कहानी, आरएनए पूछ रहे हैं, आरएनए बोलो, आरएनए इंटरफेरेंस बोलो या आरएनए साइलेंसिंग बोलो। हाउ कैन द स्ट्रैटेजी बी यूज्ड टू मेक प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट। पेस्ट का नाम बताओ जिसके अगेंस्ट यूज किया था, मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। स्टार्ट करते हैं। आरएनए साइलेंसिंग इज अ मेथड बाय विच कॉम्प्लीमेंट्री डीए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड टू द स्पेसिफिक एमआरएनए एंड इंटरफेयर विद देयर ट्रांसलेशन, साइलेंसिंग और इनएक्टिव दो स्पेसिफिक एमआरएनए। तो ये जितना भी अंडरलाइन कर रही हूं क्या है, सारा की वर्ड है। उसके बाद, द इन्फेक्शन ऑफ द रूट ऑफ टोबैको प्लांट बियरिंग द नेमेटोड मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। अब ये तुमको अब ये जो इतना सारा बोलोगे मैम लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं है, ठीक है। ये किसका है तुम्हारा, आरएनए आई का आंसर है, या फिर जीन साइलेंसिंग का आंसर है, या फिर आरएनए साइलेंसिंग का आंसर है। कुछ भी क्वेश्चन करके आएगा, अंदर का मटेरियल तो सेम चलेगा, ठीक है। तो मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा के अगेंस्ट प्रिवेंशन करना है टोबैको प्लांट में, तो टोबैको प्लांट में हमने आरएनएआई डाल दिया। आरएनएआई किस फॉर्म में डाला, हमने मोबाइल जेनेटिक मटेरियल को ले लिया या वायरस को ले लिया, जिसके अंदर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड क्या है तुम्हारा है आरएनए, जो जाके किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए किसका मैम, इसी पेस्ट का। Can be prevented by using this strategy. This strategy result in the formation of double-stranded RNA complementary to the specific mRNA. Virus can be used at the source of this complementary RNA. These RNA can be introduced by infection by a virus with the RNA genome. A nematode-specific gene was introduced into a host plant using Agrobacterium वेक्टर। तो ये भी एक और पॉइंट है जो तुम बोल सकते हो, मतलब तुम वेक्टर का भी नाम बोल सकते हो जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, दूसरा वायरस भी बोल सकते हो, तीसरा ट्रांसपोसोन्स भी बोल सकते हो। डीएनए इंट्रोडक्शन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। अब डीएनए आ गया तो क्या क्रिएट करेगा, बोथ सेंस और एंटीसेंस डीएनए, जो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। किसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री इन द होस्ट सेल। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे मूव करूं, ओके। The two RNA were complementary to each other and formed double-stranded RNA to initiate RNAi and to silence the particular nematode mRNA। बस mRNA रोक दिया, जब mRNA रुक गया तो प्रोटीन रुक गया, प्रोटीन रुक गया क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन रुक गया। तो जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो सेल नहीं रहेगा। देखो, the result was that the organism was unable to survive in the transformed host। है ना इजी। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, तो इस चैप्टर को जब तुम पढ़ना शुरू करोगे क्या क्या सबसे पहले पढ़ोगे, बीटी
पढ़ लेना, आरएनएआई पढ़ लेना, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी बच गया मतलब वापस वही सीक्वेंस में पढ़ोगे। जैसे हमने डिफरेंस देखा ऑटो रेडियोग्राफी का, वो एलाइजा पढ़ लेना अच्छे से, फिर अलग अलग टेक्निक्स पढ़ लेना, रीजनिंग पढ़ लेना कि क्यों हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, उसका रीजन भी। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व, स्टेप्स पूछ रहे हैं, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, वापस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को क्या बोलते हैं, यूमोलिन, बताओ जल्दी, तो ये भी पढ़ लेना। तो इसका क्या, कौन सी कंपनी ने बनाया था, मैम एली लिली कंपनी ने, मतलब बस सब तो वही चीज बार बार है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्या किया, आरएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा सेल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न में तुमने आंसर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये वन एंड ऑल एक सिंगल क्वेश्चन है जो तुम्हें एकदम फुल मार्क्स दिलाएगा। तो बेसिकली एली लिली कंपनी ने किया क्या था, देखते हैं। आरएनए एक्सट्रैक्ट किया किससे, अब तुमको पता है इंसुलिन ओरिजिनली कौन प्रोड्यूस करता है, मैम पैनक्रियास। पैनक्रियास किस टाइप की ग्लैंड है, मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, अब अगर मैं उसका ग्लैंड के बारे में बात करूं तो मुझे बताओ इंसुलिन कौन सी ग्लैंड सेल से निकलता है, मैम बीटा सेल से। मतलब मेरा काम का क्या है यहाँ पे, बीटा सेल। तो मैंने बीटा सेल का क्या किया, उसका आरएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्यों आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जरा बताओ, क्योंकि मैम जो भी डीएनए रहेगा, जो बीटा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, वहां पे वो क्या बनाएगा एट द एंड, एमआरएनए। कौन सी प्रोसेस से, मैम ट्रांसक्रिप्शन से। वो एमआरएनए कहाँ जाएगा, वापस ये सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है, तुम्हारी बीटा सेल है। बीटा सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, डीएनए। ये डीएनए और पूरे बॉडी में जितने भी डीएनए मिल रहे हैं सब सेम है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। ठीक है, अब यहां से क्या बना, मैम एमआरएनए बना। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बना, मैम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू बना। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग टर्म 1 में। ठीक है, अब बताओ ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, ये एमआरएनए जाएगा कहाँ, न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा यहाँ पे। अब इस एमआरएनए का क्या बनेगा, मैम प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन, कुछ और नहीं मैम, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, क्योंकि इंसुलिन एट द एंड एक हार्मोन है। हार्मोन और एंजाइम सबके सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इतना क्लियर है। तो हमने क्या लिया, हमने वही आरएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसका, इन्हीं बीटा सेल जो कहाँ मिल रही है, पैनक्रियाज में। तो देखो आरएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इन द पैनक्रियाज फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। अब देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड। अब इस एमआरएनए का यूज करके हमने क्या बना लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया, रिवर्ट कर लिया। इतना क्यों मेहनत करें, पूरा डीएनए हम ढूंढे, उसमें से कौन सी जगह है जो इंसुलिन बना रही है, उससे बेटर है, तुमको ये पता है आरएनए और डीएनए में बेसिक क्या फर्क है, यूरासिल का फर्क है बस। तो क्या करो, और डीऑक्सी का फर्क है ना। तो हमने एमआरएनए का यूज करके क्या बना डाला, डीएनए बना दिया, पर वापस सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब सारे के सारे वायरस तुमको इन्फेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि याद करो जो एचआईवी का वायरस था, जो तुमने पढ़ा था चैप्टर में, 8th वाले चैप्टर में, तो उसमें प्रोटीन कोट होता है और एमआरएनए आरएनए होता है। हमारी बॉडी में घुस के वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए, और वो डीएनए को कहाँ अटैच कर देता है, ह्यूमन के डीएनए के साथ। कौन सा एंजाइम का यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वही मैकेनिज्म यूज कर लो और अपने काम का मतलब निकाल लो। तो क्या किया हमने देखा इंसुलिन कहाँ निकल रहा है, क्या पूरी बॉडी में निकल रहा है, बॉडी के सेल में नहीं मैम। कहाँ निकल रहा है मैम, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी कौन से सेल में मैम, बीटा सेल में, जिसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, वहां से वो बनके जब साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आया, हमने वो एमआरएनए को निकाल लिया। अब मैं क्या करूं मैम, इस एमआरएनए से बना लेती हूँ मैं डीएनए। तो वो ओरिजिनल वही उतना पीस ऑफ डीएनए मिल जाएगा, मतलब जीन मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हम एमआरएनए से डीएनए बनाने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जो किस में होता है मैम, वो होता है सारे के सारे वायरस में। ठीक है, क्योंकि वो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। आ गया, देन द सेकंड चेन ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंटेड टू द फर्स्ट डीएनए सीक्वेंस इज सिंथेसाइज्ड। अभी तो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला है, चलो उसको डबल करते हैं, तो बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। वापस रेप्लिकेशन में भी तो वही हो रहा है। आगे, बोथ द रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड आर जॉइन। अब जॉइन किससे करोगे, वापस प्लाज्मिड से, यूजिंग अ टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है मैम, हमने प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब एट द एंड हमने निकाल लिया, हमने ह्यूमन से तो
एक्सट्रैक्ट कर लिया वो जीन, ठीक है, हमने वेक्टर में जोड़ लिया, वेक्टर क्या है यहाँ पे, प्लाज्मिड। अब क्या करोगे, इस वेक्टर को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, बस। और क्या करने लगोगे, कल्चर करने लगोगे। देखो जरा, इतना अंडरलाइन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मूव करो अगली स्लाइड पे। ओके, तो देखो, ओके, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है। द एंजाइम नेम लाइगेस, अब वहां से तोड़ लिया, आप यहाँ जोड़ोगे भी तो सही, किससे, फेविस्टिक से, फेविकॉल से नहीं, कौन सा, मॉलिक्यूलर ग्लू से, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेस। लाइगेस से जोड़ लिया। इज यूज टू एनील, एनील मतलब जोड़ना, ठीक है, बोथ द एंड ऑफ डीएनए। इन दिस वे द एंड ऑफ द प्लाज्मिड एंड इंसर्टेड डीएनए आर सील्ड टू फॉर्म अ न्यू सर्कुलर प्लाज्मिड। बन गया हमारा नया सर्कुलर प्लाज्मिड। दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या करोगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, जिसका है उसी के अंदर वापस भेज दो। होस्ट कौन है इसका, ई कोलाई, चलो भेज देते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इनोकुलेटेड, मतलब भेज दिया गया, डाल दिया गया किसमें, न्यू ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, डाइजेस्टेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल जीन। आ गया। अब क्या करेंगे, बोलेंगे कल्चर उगाओ भैया, प्रोड्यूस करो जो तुम्हें काम दिया है। आफ्टर एक्विडेंट जीन एक्सप्रेशन द जर्म सेल फ्रॉम द बोथ कल्चर्स अंडरगो लाइसिस विद द एप्रोप्रिएट केमिकल, क्योंकि दोनों से हमें मिल गया। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ना है। द इंसुलिन पोर्शन इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द एंजाइम यूजिंग साइनोजन ब्रोमाइड। तो ये आखिरी वाला लाइन तुम चाहो तो लिखो, नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि कोर्स में नहीं है, आखिरी वाली 2 लाइन, ठीक है, पर बाकी तुम सब लिख सकते हो, एकदम सॉलिड आंसर चल रहा है, ठीक है। चलो अब 2 मिनट के लिए मैं तुमको वो डायग्राम दिखा देती हूँ, तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो क्या किया तुमने, ये हमारी कौन सी सेल है मैम, पैनक्रियास की सेल है। कौन सी सेल है, बीटा सेल्स है, जिसका नाम क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। उसमें से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया एमआरएनए। एमआरएनए को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया मैम, डीएनए में। कौन सा एंजाइम यूज करके मैम, रिस्ट्रिक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके, ठीक है मैम, यहाँ लिख देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, इसके बाद मैम हमको तो अभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला है, तो इस डीएनए को चलो डबल बनवा देते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनवा देते हैं। कौन करेगा मैम, यहाँ रेप्लिकेशन होगा बेसिकली, ठीक है। कौन करेगा मोर स्पेसिफिकली मैम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है मैम, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद अब हमने क्या किया मैम, हमने ऐसे एंजाइम निकाल लिए और हमने वेक्टर में भी क्या लगा लिया, कट लगा लिया। तो एंजाइम कट आउट इंसुलिन जीन, अब इंसुलिन जीन तो निकल आया। प्लाज्मिड, अब वेक्टर में कट लगाया और उसमें जोड़ दिया, तो देखो प्लाज्मिड पुट री इंसर्ट टू मेक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब ये जो प्लाज्मिड के अंदर लाइगेज भी जोड़ दिया हमने, यहाँ लिख दो भैया, यहाँ पे साथ में हमने पैरेलल दोनों कर रहे हैं ना, यहाँ से प्लाज्मिड भी निकाल लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ा किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। अब क्या करोगे, बस उस वेक्टर को किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर, इसका नाम क्या है, ई कोलाई। बोलोगे क्या, कल्चर करो बॉस और बनाओ तुम ए चेन अलग, बी चेन अलग, और हमारा मिल जाएगा काम का क्या, इंसुलिन। फिर हम बाद में दोनों को जोड़ लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, बायो प्रोसेस वाली पूरी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस लगा देंगे और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, जो एलिलिनी कंपनी ने फर्स्ट टाइम किया था, जिसका नाम क्या था, ह्यूमोलिन। इतना क्लियर है। मूव करें अगली स्लाइड पे। चलो, तो ये मैं मिटा रही हूँ, ये पढ़ चुके हो, और यहाँ पे होता है तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं खत्म, कौन से, चैप्टर 12 के। तो जो भी कुछ तुम्हारे बच गए हैं वापस रिवाइज करना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, टाइप करो magnetbrains.com, एंटर करोगे तो क्या दिखेंगे, ऐसा तुम्हारा मेन होम स्क्रीन देखेगी, जहाँ पे तुम क्या क्लिक करोगे, अपने क्लास को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद चैप्टर के नेम आएंगे डिस्प्ले पे, वो सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे, नोट्स बनाओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे भूलोगे, क्योंकि अभी पढ़ना तो बहुत सारा है, पेपर तो अभी दूर है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो बने रहना है मेरे साथ, एनसीईआरटी की बुक के साथ, नोट्स के साथ और मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।